तो स्टूडेंट सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे अकाउंटिंग की। तो मैं आपको एक पीपीटी शेयर कर रहा हूँ, आपकी यूनिट से ही बनाई है मैंने। ये आपको शेयर हो रही है। जी सर। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है अकाउंटिंग एंड इट्स फीचर्स, इट्स फंक्शंस। तो हमने ये लेके चलनी है। तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन है, आप माइक ऑन करके कोई भी आंसर दे सकता है। व्हाट इज द अकाउंटिंग? ये मैंने डेफिनेशन पूछी है, आप चैट बॉक्स पे भी मुझे रिप्लाई दे सकते हो। मैं चैट बॉक्स को भी साथ साथ देख रहा हूँ। हाँ जी, आपको यहाँ दिख रहा है अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। स्क्रीन शेयर हो रही है। यस सर। ओके। एक स्टूडेंट का मुझे आंसर आया, अकाउंटिंग इज द सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, रिपोर्टिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन टू प्रोवाइड क्लियर पिक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल हेल्थ। वेरी गुड स्टूडेंट्स। हम ये कह सकते हैं इट इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। हम अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, ठीक है, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग in a sufficient manner and in term of money transaction event which are in the part of list of financial character interpreting the result thereof। तो हमारे यहाँ पे ये लिखा हुआ भी आ रहा है, इज द आर्ट ऑफ द रिकॉर्डिंग। रिकॉर्ड करता है, क्लासिफाई करता है, समराइज करता है, इंटरप्रेटिंग करता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को, एंड कम्युनिकेट द रिजल्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन टू इट्स यूजर। अब बिजनेस ऑपरेशंस के यूजर कौन कौन हो गए? वहां का बिजनेस का ओनर हो गया स्टूडेंट्स, हमारे सप्लायर्स हो गए, हमारे क्लाइंट्स हो गए, हमारे शेक होल्डर्स हो गए। ठीक है, तो मीन्स एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से ही मैनेजमेंट को हेल्प मिलती है डिसीजन लेने में, अपनी कंपनी के फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में हेल्प करता है हमारा अकाउंटिंग। कोई भी फॉर्म है, चाहे वो स्मॉल लेवल पे है, मिड लेवल पे है, लार्ज लेवल पे है, एवरी फॉर्म मेंटेन देयर अकाउंट्स। हर एक फॉर्म अपने अकाउंट्स मेंटेन करेगी। ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं accounting as a process of identifying and measuring and communicating the economic information to the pertain informed judgment and decision by user of information। user उस information के बेस पे decisions लेते हैं। got it? क्लियर है पॉइंट ये? चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। चैट बॉक्स में यूज कीजिए क्योंकि आपने क्लास में एक्टिव रहना है, जिससे मुझे भी पता लगे आप क्लास में सुन रहे हो। आलम का रिप्लाई आया है, वेरी गुड। तो हम आगे चले, आगे बढ़े, नेक्स्ट पीपीटी पे आए।
हाँ जी, स्क्रीन दिख रही है आपको, शेयर हो रही है साथ साथ। यस सर। ठीक है, ठीक है। तो हमारा अगला है हमारा ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में हम बात कर सकते हैं नेचर एंड रोल। सबसे पहले हमारे पास आता है नेचर एंड रोल अकाउंटिंग का। अंडरस्टैंड द नेचर इन्वॉल्विंग द रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस। बिजनेस में उसका क्या रोल होता है, इवॉल्विंग कैसे रहती है अकाउंटिंग, इसे अंडरस्टैंड करना। सेकेंड ऑब्जेक्टिव हम कवर करते हैं अकाउंटेंट एक्टिविटीज। आइडेंटिफाई द की एक्टिविटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द अकाउंटेंट। एक अकाउंटेंट के एक बिजनेस के अंदर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है, वर्क को लेके, काम को लेके, अकाउंट्स को मेंटेन करने से रिलेटेड, उसे इम्प्लीमेंटेशन कराने से रिलेटेड, है ना, अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने से रिलेटेड, ये सारी एक्टिविटी अकाउंटेंट्स की कवर होती है। नेक्स्ट आता है हमारा अकाउंटिंग पर्सनल। अंडरस्टैंड द रोल ऑफ अकाउंटिंग पर्सनल एंड अकाउंटिंग फंक्शंस इन ऑर्गेनाइजेशन। अकाउंटिंग फंक्शन एक ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से परफॉर्म किए जाते हैं और ये कैसे काम करते हैं। ठीक है, ये हमारा अगला ऑब्जेक्टिव कवर होता है। पीपीटी में नेक्स्ट कर रहा हूँ, नेक्स्ट हो नहीं रही, एक मिनट स्टॉप शेयरिंग करके करता हूँ। हाँ जी, स्टूडेंट स्क्रीन शेयर हो रही है आपको साथ साथ। यस सर। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट आता है स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें हमने अकाउंटिंग स्कोप के बारे में बात करना है। तो इसके अंदर हमारे क्या क्या टॉपिक्स है। सबसे पहले देखिए, ये एक हेड बना हुआ है, हम इस पे डेटा कलेक्शन यूज कर रहे हैं, डेटा कलेक्शन मेथड्स आ रहे हैं इसमें, आप देख सकते हो डेटा कलेक्शन मेथड्स में क्या क्या इन्वॉल्व है। सबसे पहले हमारी डेटा क्रिएशन एंड कलेक्शन आएगा, हिस्टोरिकल एंड प्रिडिक्टिव फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जिसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं। और इसका इंटरफेस हो रहा है स्टूडेंट्स हमारा, इसके अंदर इंटरफेस देखिए, इसका डेटा रिकॉर्डिंग में जा रहा है, डेटा रिकॉर्ड होगा अकाउंटिंग मेथड के अकॉर्डिंग, अकाउंटिंग मेथड में डेटा रिकॉर्ड हो रहा है, और यहाँ पे डेटा रिपोर्टिंग में आ रहा है। डेटा रिपोर्टिंग हेल्प्स टू द एक्सटर्नल एंड इंटरनल्स बोथ पार्टीज। ऑफिस में अपने ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज के लिए भी हेल्प करती है रिपोर्ट्स तैयार, जो भी हम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को रेडी करते हैं, और एक्सटर्नल्स हमारे शेक होल्डर्स के लिए भी बेटर रहती है। डेटा इवेल्युएशंस में हमारा बजटिंग कंट्रोल, परफॉर्मेंस एनालिस, फंड फ्लो एनालिस, इंटरनल ऑडिटिंग को इंक्लूड किया जाता है। तो डेटा रिपोर्टिंग जर्नल लेजर्स यूजिंग द मैनुअल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मेथड्स होते हैं डेटा रिपोर्ट करने के लिए। बजट डेटा इवेल्युएशन में बजटिंग कंट्रोल, परफॉर्मेंस एनालिस, फंड फ्लो, हमारा ऑडिटिंग इंक्लूड होता है। और डेटा रिपोर्टिंग एक्सटर्नल में हमारे शेयर होल्डर्स या गवर्नमेंट को इंक्लूड किया जाता है। और इंटरनल पार्ट में हमारे ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट रिपोर्ट को यूज करता है। ठीक है, अकाउंटिंग थ्योरी साइट्स एट द सेंटर गाइडिंग ऑल एक्टिविटीज, जो सारी एक्टिविटीज को गाइड करता है। डन स्टूडेंट्स। वेरी गुड, आप चैट बॉक्स में मैसेज दे रहे हो, मुझे दिख रहा है आपके मैसेज आ रहे हैं मेरे पास।
नेक्स्ट स्लाइड्स लेके चलते हैं। एमर्जिंग रोल ऑफ अकाउंटिंग, जिसके अंदर हमारे अकाउंटिंग हैज इन्वॉल्व थ्रू डिफरेंट फेजेस रिफ्लेक्टिंग चेंजेस एंड साइको इकोनॉमिक कंडीशन एंड एक्सपेंडिंग पर्पस, ये सब इंक्लूड होता है हमारा इसके अंदर। इसके अंदर हमारे एग्जाम्पल है, फोरेंसिक अकाउंटिंग आ जाता है, आपको पता होगा, जिसके अंदर इन्वेस्टिगेशन की जाती है। इन्वेस्टिगेशन के बेस पे हम रिपोर्ट रेडी करते हैं, रिपोर्ट के बेस पे हम लिटिगेशंस में जाते हैं, है ना, ये सारे। कार्बन अकाउंटिंग इंक्लूड की जाती है। ये सारे पार्ट्स हमारे इंक्लूड होते हैं इसके अंदर। स्लाइड चेंज की है, आपको विजिबल हो रही है नेक्स्ट स्लाइड, जिसमें लिखा हुआ है फेजेस ऑफ अकाउंटिंग इवैल्यूएशन। Yes, चैट sir. बॉक्स। यस सर। ठीक है। स्टूडेंट, इसके अंदर फेजेस ऑफ अकाउंटिंग इवैल्यूएशंस को इंक्लूड किया गया है, जिसमें हम अपने ऑर्डरली रिकॉर्ड कीपिंग और बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रूट्स इन 15th सेंचुरी इटालियन डबल एंट्री बुक कीपिंग्स में इन्वॉल्व करते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग्स को सेकंड नंबर पे हम लेके आते हैं, जिसमें हमारी जॉइंट स्टॉक कंपनीज, एनुअल इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट फॉर शेयर होल्डर्स को इंक्लूड किया जाता है। फिर कॉस्ट अकाउंटिंग आता है हमारा, कॉस्ट अकाउंटिंग में बॉर्न फ्रॉम द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन को इंक्लूड किया जाता है, और कॉस्टिंग टेक्निक्स एज गाइड्स टू द मैनेजमेंट एक्शंस, और कॉस्टिंग टेक्निक्स हमेशा मैनेजमेंट एक्शंस को गाइड करती है। उसके बाद हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग आता है। 20वीं सेंचुरी डेवलपमेंट में अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऐसा डायरेक्ट एड टू द मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग, जो मैनेजमेंट में डिसीजंस में हेल्प करता है, कंपनी की नई पॉलिसी बनाने में, कंपनी में जो भी रिवेन्यू कम हुआ है तो उसे कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे ज़्यादा जनरेट कर सकते हैं, एवरीथिंग यहाँ पे कवर किया जाएगा। अब स्टूडेंट, हम इन सबको ले सकते हैं, जैसे हमारा ये आ रहा है फोरेंसिक अकाउंटिंग। आपने नाम सुना है कभी फोरेंसिक अकाउंटिंग का? ओके। फोरेंसिक अकाउंटिंग में स्टूडेंट इज द आर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ओवर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अदर रिलेटेड फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को तैयार, इसमें इन्वेस्टिगेशन की जाती है, जांच की जाती है। रिजल्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज मोस्टली यूज फॉर द लीगल सपोर्ट के पर्पज से रहता है, एंड रिसॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स किए जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को बहुत डीपली वे में इंस्पेक्ट किया जाता है, और जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं हमारे, कोई भी, इसमें हमारा फ्रॉड एरिया इंक्लूड होता है, कि अकाउंटिंग में फ्रॉड्स को इंक्लूड किया करना, क्राइम्स को इन्वॉल्व करना, इंश्योरेंस क्लेम्स को इन्वॉल्व करना, ठीक है, डिस्प्यूट अमंग शेयर होल्डर्स के बीच में रहना, ठीक है, ये पार्ट इंक्लूड किया जाता है इसके अंदर, हम ये कह सकते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड ऑफ द लीगल सपोर्ट कवर फ्रॉड, क्राइम, इंश्योरेंस क्लेम्स एंड शेयर होल्डर डिस्प्यूट इन्वॉल्व होते हैं। इन्वेस्टिगेशन, रिपोर्टिंग एंड लिटिगेशन, फाइनल उसे एक लिटिगेशन में हम प्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर आता है हमारा जो पार्ट इंक्लूड होता है, कार्बन अकाउंटिंग आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, कार्बन अकाउंटिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग साइंटिफिकली रोबस्ट एंड वेरीफाई मेजरमेंट ऑफ GHG और इमोशंस होते हैं हमारे, जिसमें हम ये कह सकते हैं साइंटिफिक रोबस्ट मेजरमेंट ऑफ GHG
इमिशंस आते हैं, आइडेंटिफाई कार्बन डेंसिटी ऑफ एरिया टू सपोर्ट लो कार्बन लैंड यूज प्लानिंग एंड क्लाइमेट पॉलिसी को इंक्लूड किया जाता है इसके अंदर। अगला आता है हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। वाइडर्स अकाउंटिंग स्कोप टू द इंक्लूड सोशल इफेक्ट ऑफ बिजनेस डिसीजंस अलोंग विद इकोनॉमिक इफेक्ट्स पे उसका क्या क्या इफेक्ट आएगा जो हमारे बिजनेस के डिसीजन से। नेक्स्ट आता है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। आइडेंटिफाई एंड मेजर्स द वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज को इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्टेड बाय द हर्बर्सन इन द 1964 में, गेन प्रोमिनेंस विद द नॉलेज इकोनॉमी इन द 90s में। इन्फ्लेक्शन अकाउंटिंग आता है, एडजस्ट एसेट्स वैल्यू प्रॉफिट ऑफ द प्राइस लेवल चेंजेस और करेक्टली उसमें जो भी हमारे रिकॉर्डिंग हो रही है एसेट्स को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उसकी हिस्ट्री को उसको आइडेंटिफाई करना, ये सब इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। चेंज करके मैं स्क्रीन चेंज कर रहा हूँ, वेट। हाँ जी, अब आपको यहाँ पे देखिए फोरेंसिक अकाउंटिंग 3 स्टेप में शो हो रही होगी सामने स्क्रीन पे, जिसके अंदर हमारे क्या क्या पार्ट्स आते हैं। इसके अंदर हमारा पार्ट सबसे पहले तो इन्वेस्टिगेशन का आता है, जो भी फ्रॉड मिल रही है उसके रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन, उस फ्रॉड को किसने किया। ठीक है, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन किसने पास की, उसमें क्या फ्रॉड थे, क्या एरर थी, क्या मिसिंग एंट्रीज थी, आइडेंटिफाई करना, उसे देखना, इन्वेस्टिगेशंस पार्ट्स में आता है। हम ये कह सकते हैं इन्वेस्टिगेशन एंड कलेक्ट एविडेंस, एविडेंस भी कलेक्ट करना इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड, जो भी डेटा एंटर हुआ है उसे देखना इन्वेस्टिगेशंस में, उसमें रेड फ्लैग यूज करना, फ्लैग्स यूज होते हैं फ्रॉड डिटेक्ट करने के लिए इन्वेस्टिगेशंस के अंदर। रिपोर्टिंग बनाना, वंस फोरेंसिक अकाउंटिंग प्रोफेशनल गैदर इंफॉर्मेशन डाटा एंड डेवलप अ केस, यहाँ पे केस डेवलप करना और फाइंडिंग लिखना, प्रेजेंट समरी ऑफ देयर फाइंडिंग टू नेसेसरी पर्सनल, उसमें क्या क्या इंक्लूड करके चलना है। फिर लिटिगेशन आता है, हम अपने फ्रॉड डिटेक्ट करते हैं, एविडेंस गैदर करते हैं, रेड फ्लैग यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लिटिगेशंस में जाते हैं, हम उसमें कोर्ट में केस फाइल करते हैं जहां हमें अकाउंट्स में फ्रॉड मिलता है, एंट्रीज में फ्रॉड मिलता है, हम एक्सप्लेन करते हैं, दे एक्सप्लेन एविडेंस एंड इंटरप्रेट फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट इन द अंडरस्टैंडेबल टर्म्स एंड प्रेजेंटिंग हाउ दे आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट्स। ठीक है, ये सब हमें, it means that accountant must not only find evidence but also use some evidence that makes sense to the court, ताकि वो कोर्ट तक जा सके, प्रूव कर सके उस चीज को। यहाँ हमें अकाउंटिंग में, फोरेंसिक अकाउंटिंग में हमें फ्रॉड मिले हैं ताकि कोई फाइनल डिसीजन निकल सके उस सिचुएशंस के बेस पे। तो forensic accountant combine technique accounting skills with investigation and legal expertise and making it one of the most specialized and highly paid branches of the professions। ये सारा इंक्लूड किया जाता है स्टूडेंट इसके अंदर। क्लियर है? चैट बॉक्स में एक बार रिप्लाई कीजिए सभी। दो स्टूडेंट के रिप्लाई आए हैं चैट बॉक्स में। ठीक है, चलें आगे फिर।
नेक्स्ट टॉपिक है अकाउंटिंग ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम। यहाँ मैन्युअली अकाउंटिंग को खत्म करके हम एक इंफॉर्मेशन सिस्टम में अकाउंटिंग को ले आए हैं, यानी कि हम उसे कंप्यूटर अकाउंटिंग में ले आए हैं। अकाउंटिंग आज तक कंप्यूटर में किस फॉर्म में यूज हो रही है आपकी? कोई चैट बॉक्स में रिप्लाई करो। हम क्या क्या अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में ना? एक सोनाली ने लिखा है वेरी गुड टैली, बीजी वेरी गुड, आयुषी टैली, क्विक बुक्स आती है, वेरी गुड सोनाली। ऑल आर द ईआरपी सॉफ्टवेयर। टैली प्राइम आजकल लेटेस्ट यूज हो रहा है। हम बीजी यूज करते हैं, टैली यूज करते हैं। इवन हम अकाउंटिंग में इंफॉर्मेशन सिस्टम में जब हमारा अकाउंट चेंज हुआ है, हम इसके लिए सैप भी यूज कर रहे हैं कुछ कंपनी में। सैप आल्सो यूज। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं सिस्टम विद पर्पस अकाउंटिंग हैज ऑल फीचर ऑफ सिस्टम की आ गई है। रो इनपुट डेटा प्रोसेसेस करना, रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स को करना, अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन को एनालिस करना। देन आउटपुट में हमें रिपोर्ट मिलती है और उसकी इंफॉर्मेशन मिलती है। हम ये कह सकते हैं पहले रो इनपुट्स में हमने रो फाइनेंशियल डेटा फ्रॉम ट्रांजेक्शन से लिया, फिर उसके बाद हमने प्रोसेसिंग में मैन एंड इक्विपमेंट अप्लाइंग द अकाउंटिंग थ्योरी अप्लाई करेगी, और आउटपुट में हमारे पास रिपोर्टिंग मिलेगी इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। जो आउटपुट में हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ रही है वो हमारी रिपोर्ट तैयार करेगी डेट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। The goal is to provide information that meets the need of the users and organization and management. Output requirement determine what data is selected as input. क्या data उसमें input select हुआ है? Usefulness of accounting lies in its capability to enable sound decision by all stakeholders. Any question? कोई question हो chat box में लिखिए, आप पूछ भी सकते हो, फिर आगे चलते हैं हम। डन। नेक्स्ट आते हैं, आप देख रहे हो मीटिंग चल रही है, ऑल पर्सन आर यूजिंग द लैपटॉप, देयर लैपटॉप, ऑल आर गेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑन देयर लैपटॉप। इट इज द बेनिफिट ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। तो यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मल्टीपल शेक होल्डर्स रिलाई ऑन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। हम बहुत सारे शेक होल्डर्स अपने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पे रिलाई करती है, ईच विद डेस्टिनेट नीड। अपने जरूरत के हिसाब से डेट मस्ट बी सर्व बाय द सिस्टम, सिस्टम में एंट्रीज करते हैं, है ना? अलग अलग एंट्रीज होती है, क्रेडिटर्स अपनी एंट्री करेगा, एम्प्लॉय अपनी एंट्रीज करेंगे, डेटर्स अपनी एंट्री करेंगे। ऑल आर पर्सन आर इन्वॉल्व टू यूजिंग द अकाउंटिंग system for getting the information and enter the raw data. Clear है? इन्वेस्टर्स अलग से एंट्रीज, चलो इंफॉर्मेशन नीड बाय द शेक होल्डर्स। तो हम ये कह सकते हैं एक शेक होल्डर्स को क्या क्या ये नीड है, जरूरत है इंफॉर्मेशन की। सबसे पहले देखिए पोर्टफोलियो, आप देखते हो हमेशा प्रॉफिटेबिलिटी चेक करते हो कंपनी की, प्रॉफिट पे है लॉस पे है, कहीं भी आपको इन्वेस्ट करना हो तो, ठीक है। साउंडनेस ऑफ इन्वेस्टमेंट को चेक करते हो, ग्रो प्रोस्पेक्ट ऑफ एंटरप्राइज की देखते हो, लास्ट ईयर से इस साल और उससे पिछले साल कितना ग्रो किया है, एवरीथिंग। क्रेडिटर्स आ जाते हैं इसमें। क्रेडिटर्स में भी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लेंडर्स होते हैं हमारे। शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स इन्वॉल्व सप्लायर्स फॉर मटेरियल एंड गुड्स एंड सर्विस में यूज किए जाते हैं, और लॉन्ग टर्म क्रेडिटर आर दोज हु हैव लेंट मनी फॉर लॉन्ग पीरियड, यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ द सिक्योर्ड को इंक्लूड करना, ठीक है। ये सारा इसमें आता है हमारा, ठीक है। टू एक्सेस द फॉर्म्स, एबिलिटी टू मीट द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस। नेक्स्ट इन्वॉल्व किया जाते हैं हमारे एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज क्या करेंगे?
अपने वेजेस को देखेंगे, बोनस को देखेंगे, चेक करेंगे अकाउंटिंग सिस्टम पे, है ना। प्रॉफिट शेयरिंग डिसीजंस लेंगे, एम्प्लॉय पार्टिसिपेंट्स इन द मैनेजमेंट। गवर्नमेंट आ जाती है, आउटपुट लेवल्स, प्रॉफिट्स, इन्वेस्टमेंट, कोस्ट, टैक्सेस फॉर इकोनॉमिक पॉलिसी एंड रेगुलेशन किसका पार्ट होता है हमारा, गवर्नमेंट के अंदर। देन हमारा मैनेजमेंट आ जाता है, बिजनेस की प्लानिंग करना, बिजनेस को ऑर्गेनाइजिंग करना, उन्हें कंट्रोल करना, ऑल फंक्शंस रिक्वायर स्पेसिफिक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में हमारे इंक्लूड किए जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कंज्यूमर्स एंड पब्लिक। ठीक है, इफिशिएंट एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ग्रोथ प्लान फॉर एंटरप्राइज अक्रॉस सेक्टर्स, ये हमारे कंज्यूमर्स का पार्ट होता है। ठीक है, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, मीडिया, वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन होता है एक। पब्लिक एट अ लार्ज आल्सो इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन ऑर्डर टू इफिशिएंसी एंड सोशल रोल ऑफ एंटरप्राइज इन डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स, ये सारा हमारा कंज्यूमर रोल प्ले करता है। ऑल इंफॉर्मेशन नीड बाय द शेक होल्डर्स, ये हो गया हमारा। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन चैट बॉक्स। एनी क्वेश्चन? नो? चलें आगे, नेक्स्ट स्लाइड्स पे आते हैं। हु इज अकाउंटेंट, अकाउंटेंट कौन होता है? मल्टीपल रोल्स, वन प्रोफेशनल, एक प्रोफेशनल के अलग अलग रोल्स होते हैं अकाउंटेंट के। रोल एंड एक्टिविटी ऑफ अकाउंटेंट की क्या होती है? अकाउंटेंट इज अ पर्सन, एक पर्सन होता है हु इन्वॉल्व इन अकाउंटिंग वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो अकाउंटिंग वर्क में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, हम ये कह सकते हैं एक स्टोर कीपर भी अकाउंटेंट होता है, क्योंकि रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन एंड प्रोड्यूस द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो प्रोड्यूस करता है फाइनेंशियल अकाउंटेंट को, वो हमारा स्टोर कीपर भी एक अकाउंटेंट बन सकता है। इसके अलावा हमारा डिसीजन एडर हो सकता है, डेट द अटेंशन टू द प्रॉब्लम एंड असिस्ट इन सॉल्विंग दैम। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो गया। एक टैक्स एडवाइजर हो सकता है, मिनिमाइज द टैक्स लायबिलिटी बाय लीवरिंग द कंसेशंस इन द एप्लीकेबल टैक्स लॉ में। एक हमारा ऑडिटर हो सकता है, एक्सटर्नल वेरिफिकेशन एंड सर्टिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। एग्जाम्पल हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, सी हो गया, सीपीएस हो गया, ऑल आर द एग्जाम्पल्स। डन, नेक्स्ट चलें आगे, नेक्स्ट वाली स्लाइड्स पे। स्क्रीन चेंज होती हुई सबको विजिबल हो रही है? चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा अकाउंटिंग पर्सनल, जिसके अंदर हमारे पार्ट्स इंक्लूड किए जाते हैं स्टूडेंट्स। हमारा इंटरनल ऑडिटर इन्वॉल्व होता है, हमारा कंट्रोलर इन्वॉल्व होता है, हमारा ट्रेजरर इन्वॉल्व होता है, हमारा फाइनेंस ऑफिसर इन्वॉल्व होता है। तो इंटरनल ऑडिटर सबसे पहले हम बात करते हैं। कंपनी के दो ऑडिटर होते हैं, एक तो आउटसाइडर अपॉइंट होता है, जिसे जो आउटसाइडर अपॉइंट होता है ऑडिट पर्पज से, उसे कहते हैं एक्सटर्नल ऑडिटर। एक कंपनी का अपना एम्प्लॉय होता है ऑर्गेनाइजेशन का, जिसका काम होता है ऑडिट करना, मॉनिटरिंग करना, इंटरनल कंट्रोल्स को मॉनिटर करना, वेरीफाई एंट्रीज को करना, एंश्योर कंपनी पॉलिसीज को इंश्योर करना, उसके कॉम्प्लाइंसेस को देखना, असिस्ट द एक्सटर्नल ऑडिटर को असिस्ट करना। ऑल आर द वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंटरनल ऑडिटर। नेक्स्ट आता है हमारा कंट्रोलर। कंट्रोलर्स के बारे में देखते हैं स्टूडेंट हम।
दिस इज द अनदर नेम ऑफ, हम ये कह सकते हैं चीफ अकाउंटेंट का है. ही इज यूजली एट द हेड ऑफ द वॉल एरिया ऑफ अकाउंटिंग इंक्लूडिंग द इंटरनल ऑडिट को भी इंक्लूड करता है. ही इज ओवरऑल इन चार्ज ऑफ ऑल एक्टिविटीज comprising the financial accounting, cost accounting, management accounting and tax accounting को इंक्लूड किया जाता है ना इसके अंदर. हेड ऑफ ऑल अकाउंटिंग फंक्शंस को क्या कहते हैं हम? कंट्रोलर, अकाउंटिंग कंट्रोलर. इसमें क्या क्या हमारे इंक्लूड किए जाते हैं? फाइनेंशियल, कॉस्ट मैनेजमेंट, टैक्स अकाउंटिंग, सप्लाइज हिस्टोरिकल एंड फॉरवर्ड लुकिंग इंफॉर्मेशन टू द टॉप मैनेजमेंट. डन. नेक्स्ट आता है ट्रेजरर. ट्रेजरर का काम क्या होता है? जस्ट लाइक इज द मैनेजर ऑफ ऑल कैश, ये कैश का मैनेजर होता है. नियर कैश रिसोर्सेज ऑफ द फॉर्म, कैश के रिसोर्सेज को चेक करना. ट्रेजरर हैंडल द क्रेडिट रिव्यू एंड सेट द पॉलिसी फॉर कलेक्टिंग रिसीवेबल्स, जो भी रिसीवेबल है उसकी पॉलिसी तैयार करना. इट ही हैंडल्स रिलेशनशिप विद बैंक्स, अदर लीडिंग्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से रिलेशनशिप को मेंटेन करके रखना. कस्टडियन ऑफ कैश एंड नियर कैश रिसोर्सेज को मैनेज करना. मैनेज क्रेडिट, कलेक्शन, बैंकिंग, रिलेशनशिप, इन्वेस्टमेंट, इन सबको कौन मेंटेन करता है? हमारा ट्रेजरर. नेक्स्ट आता है हमारा फाइनेंस ऑफिसर. हम ये कह सकते हैं फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ द बिजनेस, ये माना जाता है. ठीक है. तो फाइनेंस ऑफिसर मैनेज इन्वेस्टमेंट को मैनेज करेगा. फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड्स हो गए कंपनी के, वर्किंग कैपिटल डिसीजंस हो गए, एंश्योर ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर हो गया, फाइनेंशियल पॉलिसी हो गई कंपनी की, उसे इम्प्लीमेंटेशन कराने में भी हेल्प करता है. ये सारे हमारे वर्क किसके हैं? फाइनेंस ऑफिसर के. पढ़ लीजिए स्टूडेंट्स, एक बार देख लीजिए आप लोग. चलें आगे. स्क्रीन एक बार मैं शेयर कर रहा हूं दोबारा से. नेक्स्ट आपके पास स्क्रीन आ रही है जिस पे लिखा हुआ है कंट्रोलर वर्सेस ट्रेजरर्स. ठीक है. जितना भी होगा कंट्रोलर्स के अंदर कंट्रोलरशिप इंक्लूड की जाती है, ट्रेजरर के अंदर ट्रेजरशिप यूज की जाती है. कंट्रोलर के अंदर प्लानिंग, कंट्रोल्स, रिपोर्टिंग, इंटरप्रेटर, इवेलुएटिंग, कंसल्टिंग, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट रिपोर्टिंग, हमारे प्रोटेक्शन ऑफ एसेट्स हो गए, इकोनॉमिक सारे फैक्ट्स हो गए, तो ये इंक्लूड किया जाता है. ठीक है. इसका सोर्स रहता है फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव इंस्टीट्यूशन जो यूएसए का है. और ट्रेजररशिप में इंक्लूड किया जाता है प्रोविजंस ऑफ कैपिटल्स. ठीक है. हमारे इन्वेस्टमेंट्स हो गई, हमारे इन्वेस्टर्स रिलेशंस हो गए, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग हो गई, बैंकिंग हो गई, कस्टडी हो गई, क्रेडिट एंड कलेक्शन हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ये सब इंक्लूड किया जाता है. पढ़ लीजिए, फिर चैट बॉक्स पे रिप्लाई दीजिए. कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, फिर आगे चलते हैं.
चले आगे। नेचर ऑफ अकाउंटिंग फंक्शंस आ गए। इसके अंदर हमारा स्टाफ नोट लाइन फंक्शन, जैसे अकाउंटिंग इज अ सर्विस फंक्शन, चीफ अकाउंटिंग एग्जीक्यूटिव होल्ड अ स्टाफ पोजीशन, होल्ड करके रखता है। एडवाइजरी हमारी इंक्लूड की जाती है इन करेक्टर्स में, वर्किंग थ्रू द ऑथोरिटी ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव के अंदर जो काम करती है। ठीक है, इसके अंदर हमारा वॉच डॉग रोल आता है, सोर्स कीपिंग एंड रिपोर्टिंग ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट्स को इंक्लूड किया जाता है। हेल्पर रोल आता है, डायरेक्टिंग द अटेंशन टू द प्रॉब्लम एंड असेसिंग मैनेजर्स इन सॉल्विंग दैम, ताकि उसे सॉल्व किया जा सके अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है। नेक्स्ट स्लाइड्स पे चलते हैं। स्क्रीन दिख रही है आप सबको, विजिबल है नेक्स्ट स्क्रीन? चैट बॉक्स पे रिप्लाई कीजिए। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है? तो स्टूडेंट आपको पता है कि यू आर नोट, एक मीम अकाउंटेंट में सबसे पहले फाइनेंस डायरेक्टर आता है, हु इज द मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का होता है। रिपोर्टिंग टू हिम मे बी वन और मोर जनरल मैनेजर को रिपोर्ट करना होता है। इफ देयर इज ओनली वन जनरल मैनेजर, देन दैट जनरल मैनेजर मे बी डेजिग्नेटेड एज अ जनरल मैनेजर फाइनेंस, या हम फाइनेंस अकाउंटिंग का कहते हैं, और कंट्रोलर बोलते हैं उसे, फाइनेंस कंट्रोलर। इन द लार्ज कंपनी 4 or 5 डिप्टी मैनेजर, जनरल मैनेजर इन चार्ज ऑफ डिफरेंट एरिया लाइक सिस्टम, डाटा प्रोसेसिंग, अकाउंट, फाइनेंस, इंटरनल ऑडिट, मे रिपोर्ट टू हिम। ठीक है, उन्हें रिपोर्ट करना होता है। तो यहाँ पे सबसे पहला क्या है, पोजीशन क्या होती है फॉर्म में, डायरेक्टर की पोजीशन होती है, फाइनेंस डायरेक्टर जिसे कहते हैं। इज द मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं एट द हेल्प ऑफ अफेयर्स। ठीक है, उसके बाद जनरल मैनेजर आता है फाइनेंस का, आल्सो डेजिग्नेटेड एज अ कंट्रोलर ऑफ फाइनेंस, कंट्रोलर माना जाता है इन द लार्ज फॉर्म में। फिर हमारे डिप्टी जनरल मैनेजर आते हैं उसके नीचे, इन द चार्ज ऑफ अकाउंट्स का, इनके पास चार्ज होता है फाइनेंस का होता है, इंटरनल ऑडिट हो सकती है, सिस्टम का चार्ज हो सकता है, डेटा एंट्री प्रोसेसिंग का चार्ज हो सकता है। फिर सीनियर मैनेजर इंक्लूड होते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर सब फंक्शंस, फाइनेंशियल फंक्शंस को इन्वॉल्व करते हैं, अकाउंटिंग, टैक्स प्लानिंग, मैनेजमेंट एंड ऑडिट, कॉस्ट अकाउंटिंग, ट्रेजरी, ये सारा इंक्लूड किया जाता है इसके अंदर। अब हमारे की टर्म्स एट अ ग्लांस पे आ गए हम स्टूडेंट्स। ये सारे टॉपिक आपकी बुक के कवर हो रहे हैं इसके अंदर, पीपीटी के अंदर, ये आपकी बुक से ही बनाई गई है। फिर समरी आ जाएगी आपकी बुक में, 1.9 हेडिंग है समरी की। रिकॉर्ड एक्टिव रूटीन्स, रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाई पोस्टिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करके रखना। क्लासीफाई मीन्स अलग अलग टाइप की पोस्टिंग होती है हमारी लेजर्स के अंदर, जर्नल एंट्रीज के अंदर, ट्रांजैक्शंस हमारे अलग अलग टाइप के होते हैं। अटेंशन डायरेक्टली करना, डायरेक्टली मैनेजरियल अटेंशंस टू द सिचुएशन रिक्वायर्ड करेक्शन एक्शंस, उस पे क्या करेक्ट एक्शन बन सकता है। नेक्स्ट हमारा आता है उसमें ऑडिट का कॉन्सेप्ट। ऑडिट करना, ऑथेंटिकेशन, वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स को ऑथेंटिकेशन करना, कितनी वो जेन्युइन है, उसकी वेरिफिकेशन ऑडिट में की जाती है। फीडबैक कलेक्ट करना, परफॉर्मेंस रिपोर्ट यूज बाय द मैनेजर टू इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना। स्टाफ फंक्शंस आ जाते हैं, एडवाइजरी कैपेबिलिटीज में इंक्लूड होती है, विदाउट लाइन और डिसीजन मेकिंग ऑथोरिटीज को हेल्प होती है। एक्सटर्नल रिपोर्टिंग होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोड्यूस फॉर हमारे शेयर होल्डर्स के लिए प्रोड्यूस होती है, हमारी गवर्नमेंट के लिए होती है, और अदर एक्सटर्नल पार्टीज के लिए होती है, हमारे एक्सटर्नल ऑडिटर के लिए भी इन्वॉल्व किया जाता है। ये सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व होती है। पढ़ लीजिए, कोई क्वेश्चन है तो चैट बॉक्स में पूछिए आप लोग मुझसे, आई विल रिप्लाई ऑन द चैट बॉक्स।
एनी क्वेश्चन? ओके, चलिए फिर आगे कोई क्वेश्चन नहीं है तो। सेल्फ असेसमेंट आ जाता है अब आप लोगों के लिए, जिसके अंदर हमारा सबसे पहले फाइनेंशियल एंड स्टेवार्डशिप अकाउंटिंग आती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज द एक्सटेंशन ऑफ द स्टेवार्डशिप, बोथ रिक्वायर ऑर्डरली डिस्क्लोजर टू द ओनर्स के लिए इंक्लूड की जाती है। फिर न्यू डेवलपमेंट्स आ जाती है जिसमें फोरेंसिंग, कार्बन फोरेंसिंग, अभी हमने देखा है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है, ये सारा इंक्लूड किया जाता है अकाउंटिंग में। लास्ट 20-25 ईयर ऑफ इवोल्यूशन में इंक्लूड है। रिकॉर्डेड डेटिव एंड द इंटरप्रेटिव एंड ऑडिटिव, ये सारी चीजें इंक्लूड की जाती है हमारी, ठीक है। डाटा को, फाइनेंशियल डाटा को रिकॉर्ड करना, इंटरप्रेट करना, एनालिस करना, वेरीफाई करना, सर्टिफाई अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स को करना फॉर द ऑडिट पर्पस। फिर आ जाता है हमारा मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग एट फ्यूचर डिसीजंस, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिपोर्ट्स पास रिजल्ट टू द एक्सटर्नल पार्टीज के लिए हमारी हेल्प करती है। अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में भी पैसा लगाते हो स्टूडेंट, तो आप उसका क्या देखते हो? फाइनेंशियल रिपोर्ट्स चेक करते हो ना, कि हमें उस पैसे, उसकी बैलेंस शीट कैसी है, उस प्रॉफिट में है, नेट प्रॉफिट है उसे हुआ है या नेट लॉस हुआ है, उसके बाद जाके आप उसमें पैसा लगाने की सोचते हो फॉर्म में। ये सब इंक्लूड किया जाता है। लास्ट हमारा समरी आ जाता है। इस चैप्टर में हमने क्या क्या कवर किया पूरी ब्लॉक में। सर्व एक्टिविटीज इंक्लूड की, अकाउंटिंग, कलेक्टिंग, रिकॉर्ड, इवेलुएट एंड कम्युनिकेट रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट्स को करता है। इन्वॉल्विंग रोल रहता है फ्रॉम वेयर द रिकॉर्ड कीपिंग टू एडिट मैनेजमेंट इन प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं मैनेजमेंट्स के। फिर इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात की थी, जो फाइनेंशियल डाटा है वो इनपुट होगा, फाइनेंशियल डाटा को प्रोसेस किया जाएगा, फाइनल आउटपुट में प्रोड्यूस किया जाएगा, सर्व ऑल शेक होल्डर फॉर साउंड डिसीजंस में हेल्प करता है। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होता है, लेड बाय द डायरेक्टर फाइनेंस, हमारा फाइनेंस डायरेक्टर उसे आएगा। उसके सपोर्ट में मैंने आपको बताया था हमारे जनरल मैनेजर रहते हैं, डिप्टी जनरल मैनेजर रहते हैं, है ना, और सीनियर मैनेजर अक्रॉस द सब फंक्शन, उनमें आपस में वो सारे कनेक्ट होते हैं, जुड़े होते हैं, ये हिरारिकल चेन चलती है। डन स्टूडेंट्स, ये आपका पूरी ब्लॉक 1 कंप्लीट करा दिया है, A to Z ब्लॉक 1 कंप्लीट हो गया आपका। अब ब्लॉक 2 चलेगा। आप टैली लर्न करोगे सोनाली, थोड़ा टैली के बारे में मैं आपको लास्ट डे बता दूंगा, ठीक है, टैली आपको सिखा दूंगा मैं। जरूरी होता है, आप बार बार पूछते हो कि सर हम कौन सा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, क्या हमने यूज होना है ना हमारे, तो यहाँ पे आपको टैली बताया जाएगा। अब हमने यूनिट 2 लेके चलना है स्टूडेंट्स, आज ही लेके चलना है, ये आज के शेड्यूल में है यूनिट 2 भी, जिसमें हमने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड स्टैंडर्ड्स के बारे में बात करनी है, ठीक है, हमारा टॉपिक ये चलेगा यूनिट 2 का। इस यूनिट 2 के अंदर हमने कवर करनी है टॉपिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में, ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग स्ट्रक्चर कैसा होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या क्या होती है, ठीक है, ये सारा कवर होगा। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड इंक्लूड हो गए, ये सब हमने कवर करने हैं 1 by 1। तो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आपको इसकी भी। हाँ जी, आपको स्क्रीन शेयर हो गई है। ये यूनिट 2 चालू हो रही है स्टूडेंट, यहाँ से यूनिट 2 का नाम है अकाउंटिंग फंडामेंटल्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, ये सारा हम इसके अंदर कवर करेंगे।
comprehensive guide to the conceptual work frame principle and global standards that grown modern accounting practice पे हमारी help करती है from financial concept to the international financial reporting standard में हेल्प करता है. इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स की शॉर्ट फॉर्म होती है IFRS. नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखते हैं. ऑब्जेक्टिव में हमारे क्या आते हैं. आफ्टर स्टडिंग दिस यूनिट वी विल बी एबल टू अकाउंटिंग स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होता है सबसे पहले स्टूडेंट. हमारा अकाउंटिंग स्ट्रक्चर कैसा है. फिर रोल ऑफ गैप इंक्लूड किया जाता है इसके अंदर. ठीक है. गैप की फुल फॉर्म होती है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. ये इन्वॉल्व किया जाता है हमारा इसके अंदर. ठीक है. ये पार्ट आ जाता है. फिर ग्लोबल यूनिफॉर्मली इंक्लूड किया जाता है हमारा इसके अंदर. फिर इंपॉर्टेंस ऑफ IFRS इंक्लूड किया जाता है स्टूडेंट इसके अंदर हमारा. ये मीम ऑब्जेक्टिव से हमने अकाउंटिंग स्ट्रक्चर्स में सबसे पहले क्या लेके चलना है. हमने अकाउंटिंग अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड द कॉन्सेप्चुअली एंड साउंड अकाउंटिंग फ्रेमवर्क को इंक्लूड करना. ये इसके अंदर आता है हमारा. अकाउंटिंग इज वेरी स्पेसिफाइड एंड ऑब्जेक्टिव लेड सब्जेक्ट. इट वर्क्स अंडर द डिफाइंड सेट ऑफ गाइडलाइंस पॉलिसी रूल्स एग्रीमेंट्स. इसके अंदर सारा ये वर्क करता है. ठीक है. दे ऑल फॉर्मुलेट द अकाउंटिंग कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बनाता है. फ्रेमवर्क इज द कॉन्सेप्चुअल but remain flexible to meet its new challenges arising from the accounting practices across the world. अकाउंटिंग स्ट्रक्चर बना. ठीक है. उसके पीछे बिहाइंड कोई लॉजिक होगा. कॉन्सेप्चुअली साउंड अकाउंटिंग फ्रेमवर्क बनेगा. रोल ऑफ गैप में एप्रिसिएट रोल ऑफ जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल. गैप की फुल फॉर्म में जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल. ग्लोबल यूनिटी आ जाती है स्टूडेंट इसके अंदर. ठीक है. रिकॉग्नाइज द नीड ऑफ यूनिफॉर्मली इन द इंटरनेशनल अकाउंटिंग प्रैक्टिस में किया जाता है. ग्लोबल का नाम ही है देखिए. यूनिफॉर्मिटी मीन्स आपको बाहर के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में पता होना चाहिए. इंपॉर्टेंस ऑफ IFRS आ जाता है. रिकॉग्नाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ द इंटरनेशनल फाइनेंस रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स को इंक्लूड किया जाता है. अकाउंटिंग स्ट्रक्चर एंड गैप के बारे में डिस्कस करना है. Accounting operates under the defines contractual work frame or framework of the guidelines, rules and conventions. ये मैंने आपको अभी बताई है. It also defines the logical reasoning in the form of board principle that provide a general frame of reference by which the accounting practice can be evaluated and guide the development of the new practice को involve करना. ठीक है. 3 क्राइटेरिया ऑफ द अकाउंटिंग प्रिंसिपल में आता है. रिलीवेंस आता है जैसे रिजल्ट इन मीनिंगफुल होना चाहिए अकाउंटिंग का. यूजफुल इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग में होनी चाहिए. फिर आता है ऑब्जेक्टिविटी. फ्री फ्रॉम द पर्सनल बायस से फ्री होना चाहिए. इंडिपेंडेंटली वेरीफाइएबल होना चाहिए. फिर फ्लेक्सी फिजिबिलिटी आता है. इम्प्लीमेंटेबल विदाउट अनड्यू कॉम्प्लेक्सिटी और कॉस्ट को इंक्लूड ना करना. ठीक है. उसके बिना. अब गैप में हमारा जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल आता है. डिफाइन रिकॉर्डेबल एक्टिविटीज मेजरमेंट मेथड्स आ गए एंड अदर एक्सटेंट ऑफ डिस्क्लोजर आ गए. दे आर फ्लेक्सिबल कन्वेंशनल रूल्स एंड प्रोसीजर्स दैट आइडेंटिफाई स्टैंडर्ड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को करता है. ठीक है. नोट द रिगेट प्रिस्क्रिप्शंस फॉर एवरी ट्रांजेक्शंस. ये सारा किया जाता है इसके अंदर. एक बार पढ़ लीजिए.
चलें आगे, चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट एट द रिकॉर्डिंग स्टेज। सबसे पहले बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट आता है हमारा, अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें। फिर मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट इंक्लूड किया जाता है। फिर ऑब्जेक्टिव एविडेंस कॉन्सेप्ट को इन्वॉल्व किया जाता है। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में स्टूडेंट हम बात करते हैं बिजनेस के बारे में। बिजनेस एंड इट्स ओनर आर ट्रीटेड एज टू सेपरेट एंटिटीज। बिजनेस और ओनर दोनों अलग अलग एंटिटीज इन्वॉल्व की जाती है बिजनेस में। ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड थ्रू द बिजनेस, व्यू पॉइंट्स में रिकॉर्ड की जाएगी। ओनर विड्रॉल रिड्यूस कैपिटल्स एंड ओनर कंट्रीब्यूट्स मींस अ लायबिलिटी टू द ओनर्स, ये इंक्लूड किया जाएगा, है ना। ओनर बिजनेस का मालिक होता है, जो बिजनेस को चलाता है। ये दोनों अलग अलग एंटिटीज की मानी जाती है। बिजनेस अलग एंटिटी मानी जाएगी, सेपरेट मानी जाएगी, किससे? ओनर से। ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड फ्रॉम बिजनेस व्यू पॉइंट्स। ट्रांजेक्शन कौन रिकॉर्ड करेगा? उसका ओनर। ओनर ही विड्रॉ करेगा, रिड्यूस कैपिटल करेगा, ओनर कंट्रीब्यूट्स करेगा, क्रिएट अ लायबिलिटी टू करेगा। वो सारी काम किसके लिए हो गए? इसके ओनर्स के लिए। अब मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट में ओनली मॉनेटरी ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड की जाती है, पैसों से रिलेटेड। मनी सर्व एज अ कॉमन डेमोमिनिस्ट्रेटर फॉर द ऑल एसेट्स एंड इक्विटीज के लिए। एंड क्वांटिटेटिव फैक्टर्स को इंक्लूड किया जाता है। हमारा एम्प्लॉय मोरल आ गया, हमारा मैनेजमेंट क्वांटिटी आ गई, ये सारे एग्जांपल है। एंड चेंजेस इन परचेजिंग पावर आर नॉट कैप्चर्ड। नेक्स्ट आता है हमारा ऑब्जेक्टिव एविडेंस कॉन्सेप्ट। ऑल ट्रांजेक्शन मस्ट बी एविडेंस बाय द वेरीफेबल डॉक्यूमेंट्स। वेरीफाइड बाय डॉक्यूमेंट्स किसके थ्रू की जाती है ट्रांजेक्शन वेरीफाई? उसके बिल के बेस पे, इनवॉइस के बेस पे, कोई रिसिप्ट हो सकती है उसके बेस पे, है ना। ऑल आर द एग्जांपल, कैश मेमो के बेस पे। फॉर आइटम्स लाइक डेप्रिसिएशन एग्रीमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट सर्व ऐसा एविडेंस। एविडेंस की तरह हम उसे यूज करते हैं, ठीक है। ये सारा इसका एग्जाम्पल है। स्टूडेंट कोई डाउट तो नहीं है? चले आगे, चैट बॉक्स पे रिप्लाई कीजिए। मैं आपका चैट बॉक्स देख रहा हूँ साथ साथ। अब आपने बात करनी है ड्यूअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट के बारे में। एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन हैज टू फोल्ड इफेक्ट्स होते हैं। एवरी रिसीवर इज आल्सो अ गिवर। एक रिसीवर होगा जो गिवर भी बने होगा हमारा। दिस इज द फंडामेंट फाउंडेशन ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग की बात करनी है। अब हमने बुक कीपिंग में डबल एंट्री की बात करनी है। ऑल रिसिप्ट क्रिएट आर कॉरस्पॉन्डिंग ऑब्लिगेशंस। एसेट्स ऑलवेज इक्वल लायबिलिटीज को इंक्लूड किया जाता है। अकाउंटिंग इक्वेशन में हमारा कैपिटल प्लस आउटसाइड लायबिलिटीज इंक्लूड होती है, जो इक्वल आ जाती है, हमारी एसेट्स की इक्वल बनती है। कैपिटल प्लस आउटसाइड लायबिलिटीज इक्वल एसेट्स मानी जाती है। स्टूडेंट ये आपको पता होना चाहिए अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला। आप में से कितने स्टूडेंट्स को पता था? एक बार चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए मुझे। नहीं पता था? पहली बार आप सुन रहे हो? ओके। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिए हुए हैं पीपीटीज में। ये आपकी बुक से ही लिए गए एग्जाम्पल, सारा कंटेंट बुक से ही बनाया गया है। इग्नू की बुक को ही प्रेफरेंस किया है मैंने बनाने में। तो यहाँ पे देखिए अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। स्टार्टेड बिजनेस विद 1 लाख रुपीज कैश। एक बिजनेस स्टार्ट हुआ हमारा, एक बिजनेस स्टार्ट किया गया इसमें, यानी कि बिजनेस स्टार्ट हुआ कैश के बेस पे। विद कैश लिखा हुआ है 1 लाख रुपीज। जब कैश लिखा हुआ है तो यहाँ पे 1 लाख रुपीज की कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई हमारे बिजनेस में, तो कैपिटल के नीचे 1 लाख आ जाएगा और कैश के नीचे 1 लाख आ जाएगा। देखिए इस तरीके से ये अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन से। अब आगे बात हो रही है हमारी स्टॉक की। ब्रॉड गुड्स ऑन क्रेडिट रुपीज 10,000। 10,000 के गुड्स उधार पे लिए गए, तो उस केस में
कैपिटल ऊपर 1 लाख तो आएगा ही आएगा, कैश में 1 लाख आएगा, हमारे क्रेडिटर 10,000 से बढ़ जाएंगे और स्टॉक के नीचे 10,000 आ जाएगा, क्योंकि गुड्स लिया है ना, स्टॉक के नीचे 10,000 इन्वॉल्व हो गए और क्रेडिटर के नीचे, क्योंकि उधार पे लिया, ऑन क्रेडिट लिया है, समझ गए आप। ब्रॉड फर्नीचर फॉर कैश, अब कैश पे लिया गया फर्नीचर, ठीक है, यानी कि कैश हमारा 1 लाख था, उसमें से 15,000 का फर्नीचर को लेस करेंगे तो 85,000 कैश बचा, और 15,000 रुपये फर्नीचर कहाँ इन्वेस्ट किया गया, फर्नीचर में। देखिए 15,000 की एंट्री फर्नीचर के नीचे हो रही है। बोथ साइड ऑलवेज टोटल 1,50,000 आ रहा है, दोनों तरफ का टोटल, ठीक है। इक्वेशन इज ऑलवेज मेंटेन रिगार्डलेस ऑफ नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस के बेस पे रहती है, ठीक है। इस तरीके से हम अकाउंटिंग इक्वेशंस यहाँ पे बनाते हैं, ये आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, ऐसे आपको करने पड़ेंगे एग्जाम्पल्स। कॉस्ट कॉन्सेप्ट आ जाता है हमारा, इक्वल कॉन्सेप्ट आ जाता है, ये बोल होता है हमारा, ठीक है। एसेट्स आर रिकॉर्डेड एट द ओरिजिनल परचेज प्राइस पे जो रहती है, बुक वैल्यू डिफरेंट फ्रॉम मार्केट वैल्यू से होती है, स्पेशली ओवर द टाइम, टाइम के बेस पे। और डेप्रिसिएशन स्पेयर्स एंड एसेट्स कॉस्ट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, डेप्रिसिएशन अलग से स्पेड किया जाता है कॉस्ट के ऊपर जो उसकी यूजफुल लाइफ होती है, डज नॉट रिफ्लेक्ट द करंट मार्केट वैल्यू, पर प्राइस को रिफ्लेक्ट नहीं करता। कॉस्ट कॉन्सेप्ट मीट ऑल थ्री क्राइटेरिया, रिलीवेंट, ऑब्जेक्टिव एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ये तीनों इंक्लूड की जाती है इसके अंदर। और एक्रुअल कॉन्सेप्ट के अंदर हमारा राइट टू रिसीव कैश होता है, इट्स एक्चुअल रिसिप्ट के साथ, एंड बिटवीन ऑब्लिगेशंस टू पे एंड एक्चुअल पेमेंट के बीच में रिवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन अर्न, जैसी अर्निंग होगी उसे हमारे को रिवेन्यू रिकॉग्नाइज करते हैं। एक्सपेंसेस व्हेन अक्यूड होते हैं हमारे, रिगार्डलेस ऑफ सच मूवमेंट्स, कैश मूवमेंट्स के बेस पे, एंड एडवांस पेमेंट आर ट्रीटेड एज डेटर्स मानी जाती है, अनपेड एक्सपेंसेस माने जाते हैं, एज शोन एज अ क्रेडिटर हम उसे शो करते हैं। ये सारे इसके एग्जांपल्स हो गए। चलिए आगे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ रहा है, कॉन्सेप्ट एट द रिपोर्टिंग स्टेज, ये आपको दिख रहा है। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट आता है, बिजनेस इज एज्यूम टू कंटिन्यू prospectively, assets are value at cost and not liquidization value. This underpins depreciation calculation and investor confidence, हम इंक्लूड करते हैं इसमें। फिर मैचिंग कॉन्सेप्ट आता है जिसमें रिवेन्यूज एंड एसोसिएटेड कॉस्ट मस्ट बी रिकॉग्नाइज की जाती है इन द सेम अकाउंटिंग पीरियड में, ओनली कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज मैच अगेंस्ट द सेल्स रेवेन्यू के अगेंस्ट मैच की जाती है। फिर आता है हमारा इंक्लूड होता है फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट, ये रिपोर्टिंग स्टेज हम पढ़ रहे हैं, अलग अलग रिपोर्ट है जिसमें फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट डिस्क्लोज ऑल मटेरियल इंफॉर्मेशन, जिसमें फुली फेली एडिक्वेटली फॉर इन्वेस्टमेंट एक पर्पज से होनी चाहिए, लेंडर्स पर्पज से होनी चाहिए, हमारे सप्लायर्स के लिए, अदर स्टेक होल्डर्स के लिए। फिर उसके बाद अकाउंटिंग एंड पीरियड कॉन्सेप्ट आता है, बिजनेस लाइफ इज डिवाइडेड इनटू डिफाइंड इंटरवल्स में होती है, जैसे 1 ईयर। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स सर्व एक्सटर्नल, हमारे जितने भी एक्सटर्नल शेयर होल्डर्स होते हैं और शॉर्टर पीरियड्स के लिए, एंड सर्व इंटरनल मैनेजमेंट उसे शेयर करता है दूसरों के साथ। ठीक है, एक बार पढ़ लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए चैट बॉक्स में।
चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। चले आगे, गो टू नेक्स्ट स्लाइड्स। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा आता है कन्वर्सेटिव मेटेरियलिटी एंड कॉन्सिटेंसीज। ये इंक्लूड किया जाता है हमारा। इसमें हमारे पास anticipate no profit provide for all possible losses, revenue gains are recognized only when released, and all known liabilities, expenses, and probable losses must be provided for. Inventory is valued at the cost and market price, whichever is lower। ठीक है, ये सारा इंक्लूड किया जाता है हमारा। और मेटेरियलिटी कॉन्सेप्ट के अंदर आइटम ऑफ मीनर इंपॉर्टेंट नीड नॉट रिसीव थियोरेटिकली करेक्ट ट्रीटमेंट। फॉर एग्जांपल, लो कॉस्ट स्टेशनरी इज एक्सपेंस इन द ईयर ऑफ परचेज रेदर देन कैपिटलाइज, ये इंक्लूड किया जाएगा। ये एग्जांपल है। डेस्टिनेशन बिटवीन द मटेरियल एंड इमेटेरियल रेस्ट ऑन द अकाउंटेंट प्रोफेशनल जजमेंट को इन्वॉल्व किया जाता है। फिर कॉन्सिटेंसी कॉन्सेप्ट में हम सेम अकाउंटिंग मेथड्स मस्ट बी अप्लाइड कंसिस्टेंसी एक्रोस पीरियड फॉर सिमिलर इवेंट्स। जैसे एग्जांपल डेप्रिसिएशन मेथड हो गया हमारा। इनकॉन्सिस्टेंसी डिस्टोर्ट्स में हम कंपैरिजन कर रहे हैं डोर टू डेटा मैनिपुलेशन हो गया, ओपन द डोर टू डेटा मैनिपुलेशन। चेंजेस आर permissible only on the logical and justifiable grounds के बेस पे किया जाता है। Concept reflects in the practice, जिसमें accounting concepts can reflect when applied simultaneously। Consider a land parcel bought in 2004, हमारा 6 lakh with an estimated 2010 market value of 60,000 उसकी रही है। अब मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट इंक्लूड किया जाएगा, जैसे प्रोबेबिलिटी रिकॉग्नाइजिंग द प्राइस एप्रिसिएशन ड्यू टू द मार्केट एंड इन्फ्लेमेंट्री रीजन के बेस पे। फिर उसका रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट इंक्लूड किया जाएगा। अनरियलाइज प्रॉफिट कैन बी रिकॉर्डेड अंटिल द एसेट्स इज एक्चुअली सोल्ड। फिर नेक्स्ट आता है हमारा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। लैंड इज ऑपरेशनल एसेट्स होती है, नोट फॉर सेल, मार्केट वैल्यू इज इरिलीवेंट। फिर ऑब्जेक्टिवली हम इंक्लूड किया जाएंगे। एंड कन्वर्सेटिव्स में हम कहते हैं ऐसे वेरीफाई द लैक ऑफ द वेरीफाइबल डॉक्यूमेंट एविडेंस को करना। कन्वर्सेसिंग राइज एक्यूरेसी कंसर्न अबाउट द मार्केट एस्टिमेशंस को लेके चलना, ये सारा इंक्लूड किया जाता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आते हैं हमारे अब एसिस। 4 की बेनिफिट्स हमारे रहते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के। व्हाई द स्टैंडर्ड्स आर नीडेड, क्यों जरूरत है इसकी, पहले वो देखते हैं। शेयर होल्डर नीड रिलायबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन सके फॉर इन्वेस्टमेंट डिसीजन पर्पज से, इसलिए हमें सबसे पहले अपने शेयर होल्डर्स के लिए रिलायबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स चाहिए। प्रिवेंट मैनिपुलेशंस के लिए, जैसे डिक्लेयरिंग डिविडेंड्स डिस्पाइट रिपोर्टेड लॉसेस, ठीक है, उसे रोकना। एंश्योर कंपेरेबिलिटी अक्रॉस फर्म एंड इंडस्ट्रीज के लिए रहे, ये इसके लिए होता है हमारा। प्रिवेंट फिक्टिवियस प्रॉफिट रिपोर्टिंग एंड द रिसोर्स मिस एलोकेशंस के लिए यूज किया जाता है। सेक्शन 133 कंपनी एक्ट 2013 मैंडेटेट रहते हैं सारे कॉम्प्लाइंसेस वहाँ पे, तो इस रूल के अकॉर्डिंग हमें वहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की जरूरत पड़ती है। 4 की बेनिफिट्स हमारे रहते हैं FASB फ्रेमवर्क के। स्टैंडर्डाइज अकाउंटिंग, यूनिफॉर्म प्रिंसिपल, प्रिवेंट इन एक्यूरेट फाइनेंशियल पोर्टेरियल, इसके लिए प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के लिए फ्रेमवर्क अनेबल्स क्विक डिटेक्टेबल एंड करेक्शन ऑफ द अकाउंटिंग इश्यूज में रहे। एंड प्राइवेट रेगुलेशन के लिए FASB eases government's burdens, private sector asset rules।
फिर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स आते हैं, प्रमोट ग्लोबली रिकॉग्नाइज अकाउंटिंग रूल्स इन कोऑपरेशन विद IASB। डन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से इंडियन द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड्स इन अप्रैल 1977 में बना था। इन 1 अप्रैल 2021 देयर आर 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं। अब इसमें 1 से 29 आर मैंडेटरी होते हैं और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 30, 31, 32 आर नॉट मैंडेटरी एंड विड्रॉल हो सकते हैं। ठीक है, आपने 1 से 29 तक के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड याद करने हैं। सिलेक्टिव मैंडेटरी स्टैंडर्ड्स हमारे इंक्लूड होते हैं। SA 1 आता है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी के लिए यूज होता है। SA 2 आता है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज के लिए पर्पज से यूज होता है। SA 3 आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में यूज होता है। ऑल आर द एसेस। हर SA के सेक्शंस का अलग अलग यूज है। स्टूडेंट, ये आपको पता होना चाहिए कौन सा ऐसे में क्या इन्वॉल्व होता है हमारे। चेंजिंग वैल्यू ऑफ गैप, गैप में हम चेंजेस करते रहते हैं, फिक्स नहीं होता। गैप इज नॉट अ स्टैटिक, ये फिक्स नहीं होता। इट इज इन्वॉल्विंग स्टैंडर्ड्स दैट कंटिन्यूसली अडॉप्ट टू चेंज द बिजनेस इन्वायरमेंट्स को चेंज करता है। Firms must regularly update their practices to remain compliant with the modified gap and produce generally acceptable financial statement को accept करना। ठीक है, हम ये कह सकते हैं गैप में ओवरकमिंग कल्चर, लैंग्वेज, पॉलिटिकल एंड सोशल इकोनॉमिक बैरियर्स हमारे फ्रेमिंग किए जाते हैं। गैप इनकॉर्पोरेट लीगल रेगुलेटरी टैक्स लॉ फ्रेमवर्क इज रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टॉक एक्सचेंज एंड रेगुलेटर लाइक सेबी। सेबी के थ्रू ये रेगुलेट होता है, आप सबको पता है ये। अटेम्प्ट टूवर्ड्स स्टैंडर्डाइजेशन, ये पढ़िए आप। हाँ जी, देखा आपने। दो अटेम्प्ट टूवर्ड्स द स्टैंडर्डाइजेशन में सबसे पहले 1933 में USA में हुआ था। जो इसका सेक्शन क्या बताता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन फॉर्म टू रेगुलेट एश्योरेंस एंड लीडिंग इन द कंपनी सिक्योरिटीज में डील करने लग गई थी। फिर 1942 में यूके हमें हमारा हुआ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंग्लैंड एंड विल्स बीइंग वर्क ऑन द अकाउंटिंग स्टैंडर्डाइजेशन एंड leading to accounting statement committee and 19 statement of standard accounting practices को इन्वॉल्व किया गया। 1957 में हमारा USA APB आया, अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड जिसे कहते हैं, स्टेब्लिश हुआ टू फ्रेम फंडामेंटल अकाउंटिंग पोस्टुलेट्स को इंक्लूड किया गया। 1972 ग्लोबल में IASC आया, इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ अकाउंटिंग इन सिडनी फ्रॉम द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी टू क्रिएट द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बनाए गए। 1973 में हमारा USA FASB आया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड एस्टेब्लिश इन द इशू। GAPP हो गया, स्टेटमेंट ब्लॉक बाय द सेक्शन क्रेडिबिलिटी में इंक्लूड हुआ। 1978 में हमारा ग्लोबल IFAC आया, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटिंग फॉर्म टू द फर्दर एडवांस इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को इंक्लूड करता है।
इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड आईएफआरएस की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। सर्व एज अ कॉमन ग्लोबल लैंग्वेज ऑफ बिजनेस अफेयर्स, मेकिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडरस्टैंडेबल जिससे हो सके, कंपेरेबल अक्रॉस द इंटरनेशनल बाउंड्रीज के साथ हो सकते, एंड फॉर्मुलेटेड बाय द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड्स। ठीक है, आईएफआरएस डिफाइंड गाइडलाइंस फॉर द ट्रेटिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड रिपोर्टिंग इवेंट्स को डिफाइन करने की गाइडलाइंस भी यही बनाता है। यूएस गैप हो गया, रूल बेस होता है हमारा, डिटेल स्टैंडर्ड फॉलो इन द यूनाइटेड स्टेट में किया जाता है। इंडियन गैप आ गया, इंडियन ओवन वर्जन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मस्ट बाय द आईसीए। और आईएफआरएस आता है प्रिंसिपल बेस ग्लोबल स्टैंडर्ड रिप्लेसिंग नेशनल स्टैंडर्ड इन 100 कंट्रीज। नीड फॉर आईएफआरएस कन्वर्जेंस इन इंडिया में क्यों पड़ी, तो हम देखते हैं। इंडिया ऑफिशियली डिसाइडेड टू कवरेज विद द आईएफआरएस इन 2007 में इसने डिस्कस किया, एंड आईसीएआई एंड आईएएसबी एग्रीड टू कोलैबोरेट ऑन कंपेरेबल स्टैंडर्ड्स एंड इम्प्लीमेंटेशन अनाउंस्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इफेक्टिव इन द 1 अप्रैल 2016। ओवर 4 years तक और लिस्टेड कंपनी इन्वॉल्व की गई है जिनकी एज वर्किंग कैपिटल हमारी 500 करोड़ नेट वर्थ हो। ठीक है, नेट वर्थ इन्वॉल्व की गई है। फिर लिस्टेड कंपनी नेट वर्थ में हमारी जिनकी नेट वर्थ हमारी 250 करोड़ से अबव हो 2017 में। फिर बैंक्स, इंश्योरेंस और फाइनेंशियल सर्विस अप्रैल 2019 में इंक्लूड की गई है। वाई कन्वर्जेंस इज नेसेसरी, एंश्योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेस्ट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस ग्लोबली कर सके, हम मेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलायबल बन सके, कंपेरेबल बन सके, ट्रांसपेरेंसी रह सके उसके अंदर, स्टैंडर्डाइज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अक्रॉस द वर्ल्ड में हो सके, प्रमोट फॉरेंसिक इन्वेस्टमेंट एंड फ्यूल इंडस्ट्रियल ग्रोथ बन सके, एलिमिनेट इंफॉर्मेशन बैरियर फॉर द यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए। एज ऑफ द टुडे approximately 100 countries have fully adopted and converse with the IFRS को कवर किया गया है हमारा 100+ कंट्रीज में। आईएफआरएस कन्वर्जेंस में हमारा एक्सेस टू ग्लोबल कैपिटल होता है, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड होता है, एलिमेंट डिफरेंट रिपोर्टिंग होती है, अकाउंटिंग प्रोफेशन इन्वॉल्व किया जाता है। ठीक है, इंडियन कंपनी कैन procure the investment from the abroad on the favorable terms, finding the growth and expansions ये इंक्लूड किया जाता है। क्रॉस बॉर्डर एंड ट्रेड इंक्लूड किया जाता है हमारा। फॉर्म्स फॉलोइंग द आईएफआरएस कैन लिस्ट अब्रोड एंड फैसिलिटेटिंग ओवर द ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट इन द अनरिप्रेजेंटेड जियोग्राफिक्स में इन्वॉल्व की जाती है। एस्टिमेट डिफरेंशियल रिपोर्टिंग में हमारा कंपनी विद ओवरसीज ऑपरेशंस अवॉइड प्रिपेयरिंग द सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिड्यूसिंग डुप्लीकेसी को हटाना और सेपरेट बनाना फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इंक्लूड किया जाता है। अकाउंटिंग प्रोफेशनल में हम बात करती है फाइनेंशियल प्रोफेशनल गेन ग्लोबल कॉम्पिटेंसी and enabling them to take up the challenging international roles and worldwide involve किए जाते हैं। अब हमारे कुछ चैलेंजेस आते हो आईएफआरएस इम्प्लीमेंटेशन कराने में। एक बार इसे पढ़िए स्टूडेंट्स, चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए, आप पढ़ रहे हो, देख रहे हो। चैट बॉक्स में रिप्लाई दीजिए। स्लाइड आपको चेंज मिल रही है, चेंज हुई स्लाइड्स मिल रही, विजिबल हो रही है। ठीक है, चैलेंजेस में सबसे पहले हमारे पास हम आईएफआरएस इम्प्लीमेंटेशन में देखते हैं ट्रेनिंग अवेयरनेस जरूरी होती है। लैक ऑफ नॉलेज अमंग द फाइनेंस प्रोफेशन वाले लोगों को लैक ऑफ नॉलेज होती है, मेक कंसिस्टेंट इम्प्लीमेंटेशन डिफिकल्ट, एडिक्वेट ट्रेनिंग इज एसेंशियल बिफोर स्टैंडर्ड कैन बी अप्लाइड यूनिफॉर्मली। ट्रेनिंग दी जाती है, अवेयरनेस बढ़ाई जाती है आईएफआरएस को लेके।
चेंजेस इन इंडियन रेगुलेशन में चेंजेस होते हैं। कंपनी एक्ट 1956, सेबी एक्ट 1992, आईटी एक्ट 1962 ऑल रिक्वायर अमेंडमेंट टू अलाइन विद द आईएफआरएस। द मेजर लीगल कंस्ट्रेंट्स रहता है इसमें। fair value or versus historical cost. IFRS use fair value measurement. Indian GAAP uses historical cost को include करता है। ठीक है, दिस डिफरेंस क्रिएट्स वॉयलेटिंग एंड सब्जेक्टिविटी इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। आईटी सिस्टम आ गया हमारा। एग्जिटिंग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हमारे मस्ट बी ओवरहोल्ड एंड रिक्वायरिंग द सब्सटेंटियल आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व करना। ठीक है, कॉमन ये सारा देखना। आईटी सिस्टम्स एग्जिटिंग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर मस्ट बी ओवर हेल्डेड तो नहीं है, या उसमें हम लेटे इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं अकाउंटिंग में। स्मॉल मीडियम बिजनेस इन्वॉल्व हो जाते हैं। इंडियन लार्ज एसएमसी सेक्टर फेसेस disproportionate convergence cost reflect to benefit and counted by limited financial knowledge and the रिसोर्सेज हमारे पास रहते हैं, प्रॉपर रिसोर्सेज ना हो, ये चैलेंजेस हमें मिलते हैं। IFRS बेनिफिट एंड चैलेंजिंग ऐसा ग्लांस। तो बेनिफिट्स में मिनिमाइज डिवर्सिटी रहती है अकाउंटिंग प्रैक्टिस में। सेकंड हमारा इम्प्रूव क्वालिटी होती है, ट्रांसपेरेंसी रहती है प्रोडक्ट्स में, वर्क में। इंक्रीज इन्वेस्टर ट्रस्ट बढ़ता है हमारा। रिड्यूस कॉस्ट, बॉर्डर कॉस्ट होती है एंड ड्राइवन एडुकेशंस एंड पार्टनरशिप्स रहती है। चैलेंजेस में ट्रेनिंग अवेयरनेस हमने देखा है, और चेंजेस रिक्वायर्ड इन द इंडियन रेगुलेशन में जो है। आईटी सिस्टम ओवरहेड्स कॉस्ट हो सकती है। फेयर वैल्यू वर्सेस हिस्टोरिकल कॉस्ट हमने लेके चले हैं। डिसएप्रोप्रिएट बर्डन ऑन द स्मॉल बिजनेस पे रहती है। ये हमारे दोनों हो गए, बेनिफिट्स भी हो गए, चैलेंजेस भी हो गए। की टर्म्स एट ग्लांस आ गया, सबके शॉर्ट फॉर्म, सबके थोड़े स्मॉल यूज आ गए, एक बार आप पढ़ लीजिए। ये अभी सारे मैंने एक्सप्लेन किए थे। जब आप पढ़ लोगे सबको तो बता देना, फिर आगे चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स पे। चैट बॉक्स पे रिप्लाई कर लीजिए अगर आपने पढ़ लिया तो। मेरी आवाज आ रही है आप तक, पहुंच रही है सब तक? चैट बॉक्स में रिप्लाई कर लीजिए अगर ये पढ़ लिया है तो। चले आगे नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट स्लाइड्स पे। समरी आ जाती है फिर इसका। ठीक है, समरी हमने पढ़ना है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बिल्ड ऑन प्रिंसिपल, सिद्धांतों के बेस पे होते हैं, कॉन्सेप्ट के ऊपर होते हैं और स्टैंडर्ड्स के ऊपर होते हैं। एंश्योर ट्रस्ट वर्ती हो हमारा। कंपेरेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से हम जब कंपेयर करते हैं तो इस पर ट्रस्ट बिल्ड होना चाहिए हमारी पब्लिक का, ओनर्स का। एंड गैप इन्वॉल्व फिर बिजनेस इन्वायरमेंट्स में हेल्प करता है। वाइल आईएफआरएस प्रोवाइड ग्लोबल लैंग्वेज नीडेड फॉर इंटरनेशनल कॉमर्स के लिए होता है, इंटरनेशनल बिजनेस के लिए होता है, आपको पता होना चाहिए। जिसमें कॉन्सेप्ट ड्राइव इंटीग्रिटी देखी गई है। रिकॉर्डिंग द स्टेज एंड रिपोर्टिंग स्टेज कॉन्सेप्ट टुगेदर किए जाते हैं, एक साथ किए जाते हैं। इंश्योर एक्यूरेट रहे, अनबाइज्ड रहे
और कंसिस्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारी रहे, और स्टैंडर्ड इंश्योर्स कंपेरेबिलिटी रहती है इसमें। इंडियन 32 एसेस हमारे इंक्लूड किए गए हैं, एंड ग्लोबल आईएफएसएस रिड्यूस मल्टीपल रिस्क को रिड्यूस करता है, निवल मीनिंगफुल अक्रॉस फार्म रहते हैं, एंड अक्रॉस द बॉर्डर कंपेरिजन रहता है इसके अंदर। ठीक है, आईएफआरएस इज द फ्यूचर। आगे फ्यूचर में 100 प्लस अडॉप्टिंग आईएफआरएस, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मैंने आपको बताया था, एंड कन्वर्जेंस इज एसेंशियल फॉर द इंडिया टू अट्रैक्ट फॉरेन्स इन्वेस्टमेंट में हेल्प करता है, सपोर्ट ग्लोबल ट्रेड के लिए, एंड एलिवेट द अकाउंटिंग प्रोफेशनल इंटरनेशनली बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ये हमारी यूनिट 2 कंप्लीट हो गई है स्टूडेंट्स। ये हमने सेकंड यूनिट कंप्लीट कर ली है स्टूडेंट, आप पढ़ लेना घर पे, देख लेना। आप थर्ड यूनिट चलेगी, आपकी लास्ट यूनिट है, उससे रिलेवेंट हम पीपीटीज भी मैंने रेडी कर ली है। ठीक है, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। बेसिक अकाउंटिंग प्रोसेस हमने आना है, अब यूनिट 3 है हमारी, जिसका नाम है बेसिक अकाउंटिंग प्रोसेस, जिसके अंदर हमने प्रिपरेशंस ऑफ द जर्नल लेजर्स ट्रायल बैलेंस को देखना है। ठीक है, ये सारा इंक्लूड किया जाएगा इसके अंदर। स्टूडेंट हमारा ये यूनिट 3 आ गया, बेसिक अकाउंटिंग प्रोसेस, प्रिपरेशन ऑफ द जर्नल लेजर एंड ट्रायल बैलेंस। डबल एंट्री सिस्टम वाज डेवलप इन 15th सेंचुरी इन द इटली बाय द लूका के थ्रू डेवलप की गई थी। डबल एंट्री इज द बेसिक फ्रेमवर्क को प्रेजेंट डी अकाउंटिंग में हमारे आज यूज हो रही है। एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू एक्सपेक्ट्स होते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम बोथ एक्सपेक्ट्स आर रिकॉर्डेड, उन्हें रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में हम कह सकते हैं एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू एक्सपेक्ट अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, बोथ एक्सपेक्ट आर रिकॉर्डेड होते हैं। एग्जांपल, इफ बिजनेस रिक्वायर समथिंग देन आइदर इट मस्ट बी गिवन बाय समवन और इट मस्ट हैव बीन एक्वायर्ड बाय गिविंग अप समथिंग। ठीक है, तो ये इंक्लूड किया जाता है हमारा इसमें। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, ऑन द परचेज ऑफ फर्नीचर आइदर द कैश बैलेंस विल बी रिड्यूस और द लाइबिलिटी टू सप्लायर्स विल अराइज। Thus, this system has proved to be systematic and have been found to great use of recording the financial affairs to for all institutions requiring the use of money। ये हमारा इंक्लूड हो गया। ठीक है, इसमें हमने ये कह सकते हैं हम, डबल एंट्री सिस्टम इज टू नेम सिंस इट्स रिकॉर्ड बोथ एक्सपेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। दिस सिस्टम हैव प्रूव टू बी सिस्टमैटिक एंड हैज बीन फाउंड फॉर ग्रेट यूज ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल अफेयर्स फॉर ऑल इंस्टीट्यूशन रिक्वायरिंग द यूज ऑफ मनी को यूज करके। नेक्स्ट आता है इसका ऑब्जेक्टिव के बारे में डिस्कस करना। हम ऑब्जेक्टिव ले लेते हैं इसका। So double entry system. After studying this unit, we should be able to understand the double entry system, understand what is double entry system and how debit and credit are determined for business transaction में कैसे किया जाता है। Classification of account. See the classification of account as the personal, impersonal account and learn the definition of journal and ledger के बारे में पढ़ना। Generalizing and ledger posting. Learn the generalized process and become familiar with the technique of ledger posting and how to the balance an account में include करना। Last is used for financial trial balance.
एन अकाउंटिंग साइकिल, आइडेंटिफाई द टेक्निक टू प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस को रेडी करना, एंड फेमिलाइज अबाउट द अकाउंटिंग साइकिल से फेमिलाइज करना, ये आता है हमारा। ऑल आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर। चले आगे। अकाउंटिंग इक्वेशन स्टूडेंट्स इसमें इन्वॉल्व किया जाता है। द वॉल स्ट्रक्चर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम इज बेस्ड on the accounting equation which explain equal relationship between total claims and total assets of the firm। इक्वल रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है, जो हमारे टोटल क्लेम्स हो गए, टोटल एसेट्स हो गई फॉर्म, वो इक्वल होने चाहिए। अकाउंटिंग इक्वेशन स्टेट्स द कंपनी टोटल एसेट्स आर इक्वल टू सम ऑफ इट्स लायबिलिटीज एंड इट्स शेयर होल्डर्स इक्विटी का दोनों का कंबाइंड सम इक्वल होना चाहिए। हम ये कह सकते हैं एसेट्स इक्वल टोटल क्लेम्स या एसेट्स इक्वल लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला आपको अच्छी तरह याद करना है। टोटल क्लेम्स इंक्लूड द क्लेम ऑफ आउटसाइडर्स के लिए, ऑफ द पार्टनर्स के लिए, if there is any changes the amount of assets or liabilities owners claims or capital are bound to change correspondingly, उसे change करना होगा आपको। it is totally based on double entry system principle। तो assets all resources owned by the फॉर्म के अपने रिसोर्सेज हो गए, लाइबिलिटीज क्लेम ऑफ आउटसाइडर ऑन द फॉर्म जो हमारे क्लेम्स हो गए, और क्लेम्स ऑफ द ओनर्स जो पार्टनरशिप ओनर है या कंपनी का ओनर है उसके क्लेम्स हो गए, कैपिटल में आते हैं वो सारे, किस में आएंगे, कैपिटल में। एग्जाम्पल देखिए सामने यहाँ पे, इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। फ्लोइंग एग्जाम्पल इलस्ट्रेट हाउ आर ट्रांजेक्शन इफेक्ट द अकाउंटिंग इक्वेशन। पहला लिखा हुआ है स्टार्ट बिजनेस विथ 5000 एज कैपिटल, यानी कि बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्टमेंट हुई है तो एसेट्स के नीचे 5000 आ गया। कैश जो हमारा एसेट्स में आता है इसलिए एसेट्स में लिखा है, और कैपिटल के नीचे 5000 लिख देना है। उसके बाद आता है परचेज फर्नीचर फॉर 2000, कैश लिया है तो कैश में ऑलरेडी हमारा 5000 था, उसके अंदर हमने 2000 को ऐड कर दिया, ठीक है, ऐड हो गया। फर्नीचर हमारा कितने का है, 2000 का है, तो इक्वल 5000 हुआ, कैश 3000 हो गया क्योंकि कैश में से ही फर्नीचर की कॉस्ट गई है यहाँ पे 2000, तो 5000 ही हो गया, और कैपिटल 5000 ऊपर से उतारी। गुड परचेज गुड फॉर 3000 ऑन क्रेडिट, उधार पे लिए गए हैं, तो यहाँ पे पहले 3 प्लस 2000 था, 3000 के गुड्स ऐड हो गए तो 8000 यहाँ आ गया। और यहाँ क्रेडिटर्स में लायबिलिटीज के अंदर क्रेडिटर आ जाएगा 3000 से, और कैपिटल में 5000 का 5000 ही रहेगा स्टूडेंट्स। पेड 1000 फॉर रेंट, हमने उधार, हमने 1000 रुपए रेंट का पे किया है, 2000 प्लस 2000 प्लस 3000 इक्वल 7000। यहाँ से 1000 लेस हो जाएगा, चले जाएगा, 3000 लायबिलिटीज रहेगी, 4000 आपकी कैपिटल रह जाएगी, क्योंकि कैपिटल में से भी 500 में से 100 लेस करोगे, 1000 लेस करोगे। सोल्ड गुड्स टू 3000 ऑन क्रेडिट फॉर 4000, ठीक है, 3000 का गुड्स बेचा जो किसकी कॉस्ट थी क्रेडिट पे 4000 की, तो यहाँ पे 2000 प्लस 2000 है प्लस 4000 आ जाएगा, इक्वल 8000 हो जाएगा। और लायबिलिटीज बढ़ गई आपके 3000 की, 3000 लायबिलिटीज में आएगा और 5000 कैपिटल में चले जाएगा। इस तरीके से हम यहाँ पे ये देखिए हर एक ट्रांजेक्शन्स का इफेक्ट आता है हमारे अकाउंटिंग इक्वेशंस पे। अब आते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट टी फॉर्म अकाउंट, ठीक है। प्रोसीजर फॉर लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इज फॉलोड फॉर द फॉर्म कॉल्ड द टी फॉर्म बोलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड डेबिट साइड होती है यहाँ पे, और राइट हैंड साइड इज कॉल्ड क्रेडिट साइड मानी जाती है बिजनेस में। डन हो गए यहाँ तक।
रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के आ जाते हैं हमारे, क्या नियम है डेबिट एंड क्रेडिट के। टी फॉर्म अकाउंट आ जाता है, प्रोक्यूरमेंट procedure for the large number of transaction is followed for a form called the T form माना जाता है। लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड द डेबिट साइड बोली जाती है, राइट हैंड साइड इज कॉल्ड द क्रेडिट साइड बोली जाती है टी फॉर्म में। इंक्रीज डेबिट डिक्रीज क्रेडिट, ऑन परचेज ऑफ फर्नीचर एसेट्स इंक्रीज होगी एंड फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड होगा, एंड कैश पेड हो रहा है उसके कैश अकाउंट क्रेडिट मानी जाएगी। एसेट्स का एग्जांपल है, ऐसे लायबिलिटीज का एग्जांपल दिया हुआ है, इंक्रीज क्रेडिट आपकी होगी डिक्रीज डेबिट। इफ वी बोरो फ्रॉम द एज अकाउंट क्रेडिटेड हो जाएगा, इफ वी पे बैक ए अकाउंट डेबिटेड हो जाएगा हमारा। ऐसे ओनर्स कैपिटल आती है, इंक्रीज क्रेडिट एंड डिक्रीज डेबिट। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस होती है हमारी इसमें, कैश कैपिटल अकाउंट क्रेडिट माना जाता है, ऑनर विड्रॉ अकाउंट कैपिटल अकाउंट डिटेल्स में ही आता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिवेन्यू एंड एक्सपेंसेस अकाउंट आ जाते हैं। प्रॉफिट एंड रिवेन्यू में क्रेडिट हमारा क्या क्या इंक्लूड होता है, डेबिट हमारा इंक्रीज इन एक्सपेंसेस कॉस्ट को करता है, और इंक्रीज इन रिवेन्यू और इनकम को हमारा क्रेडिट करता है। डन। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स को तीन कैटेगरी में यहाँ डिवाइड किया गया है एज पर द कोडिंग इक्वेशन। बोथ कैटेगरी ऑफ अकाउंट्स आर इक्वल, लायबिलिटी एसेट्स expenses income. Accounts may also be classified in another manner. सबसे पहले रियल पर्सनल अकाउंट आता है। पर्सनल अकाउंट रिलेटेड टू पर्सन हो सकता है, जैसे हमारा कोई डेटर हो गया, क्रेडिटर हो गया, कोई कंपनी का नाम हो गया, और आर द पर्सनल अकाउंट। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, डेबिट रिसीवर होता है, क्रेडिट गिवर होता है। फिर रियल अकाउंट आ जाता है, अकाउंट्स विच रिलेट टू एसेट्स ऑफ फॉर्म। फॉर एग्जांपल मशीनरी हो गई हमारी, जिसमें एसेट्स इंक्लूड की जाती है, फर्नीचर इंक्लूड किया जाता है, कैश हो गया, प्लांट हो गया, लैंड हो गया, ये सारा हमारा इसमें इंक्लूड किया जाता है। डेबिट वर्ड्स कम्स इन और क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। जो आता है वो हमारा डेबिट है, जो जा रहा है वो क्रेडिट है। फिर नॉमिनल अकाउंट आता है, अकाउंट्स रिलेटेड टू एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन, रेवेन्यू से आता है, एंड ऑल वेजेस एंड सैलरी, इनका इंटरेस्ट एंड कमीशंस ये इंक्लूड किया जाता है। नेट रिजल्ट इफेक्ट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट भी किया जाता है। नॉमिनल अकाउंट आर देयरफॉर टेम्परेरी होता है। एक्स डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को हम डेबिट करते हैं, और क्रेडिट हम करते हैं ऑल इनकम और गेन्स को हम क्रेडिट करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, एक बार ये रूल्स याद कर लीजिए, रूल्स पूछे जाते हैं एग्जाम में। अच्छी तरह स्लाइड देख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। स्टूडेंट चलें आगे, हो गए यहाँ तक? चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए। हाँ जी, आप सुन रहे हो? चले आगे, मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को? आलम आगे चलें, यहाँ तक हो गया, सारा देख लिया? ठीक है, हमारे ऑल एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डेबिट होते हैं, और लॉसेस आर डेबिट, और क्रेडिट पे हमारी सारी इनकम और गेन्स आते हैं। स्टूडेंट जो हमारे रियल अकाउंट्स होते हैं हमारे एसेट से रिलेटेड होते हैं, ध्यान रखना। अकाउंट्स विच रिलेट टू द एसेट्स, एसेट्स में हमारी मशीनरी आ सकती है, हमारे फर्नीचर आ सकते हैं, कैश हो सकता है, प्लांट, लैंड, ऑल कम्स इन डेबिट होते हैं, और व्हाट गोज आउट वो क्रेडिट होते हैं। पर्सनल अकाउंट हमारा ओनर का हो सकता है, हमारे डेटर्स का हो सकता है, हमारे क्रेडिटर्स का हो सकता है। एग्जाम्पल एबीसी कंपनी का ले रखा है, राम अकाउंट ले रखा है। ठीक है, डेबिट द रिसीवर, सारे रिसीवर डेबिट होते हैं, क्रेडिट द गिवन। चलते आगे। डेबिट क्रेडिट हमने देखा, ये एंट्रीज देखी। अब यहाँ देख सकते हो, इन केस ऑफ पर्सन सम बेनिफिट हैज बीन रिसीव फ्रॉम हिम
एंटरटेनिंग हिम टू क्लेम फ्रॉम द फॉर्म से कर सकता है रिटर्न, और डेबिट और बेनिफिट इन द फॉर्म ऑफ कैश कर सकता है, और गुड्स में और सर्विसेज में। इन केस पर्सनल गुड्स और प्रॉपर्टीज हो गई उसकी, दैट द स्टॉक एंड वैल्यू ऑफ सच गुड्स एंड प्रॉपर्टीज आर डीमिनलाइज हो जाएगी। इन केस ऑफ अदर अकाउंट्स लाइक द कमीशन, दैट फॉर्म हैज मेड अ गेन माना जाएगा वो। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे हमारे पास कैश इन्वेस्टेड हुआ है बाय राम के थ्रू, ठीक है। तो 15,000 रुपए का कैश है, तो 15,000 रुपए डेबिट हो गए और 15,000 रुपए क्रेडिट हो गए। परचेज फर्नीचर फॉर 3,000 का किया है, यहाँ पे कैश पे फर्नीचर परचेज हुआ है, तो 3,000 आपका फर्नीचर डेबिट होगा और 3,000 कैश आपका क्रेडिट में आएगा। पेड 1,000 फॉर सैलरी किया है, तो डेबिट में 1,000 सैलरी आ जाएगी और कैश में 1,000 आ जाएगा आपका क्रेडिट में। रिसीव इंटरेस्ट किया है, इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हो, तो क्रेडिट में 2,500 का ये आ जाएगा इंटरेस्ट रिसीव, और डेबिट में हमारा कैश आ जाएगा 2,500 से। ये हमारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, ये सोल्यूशन एज पर द डेबिट क्रेडिट रूल को हमने यूज करते हुए देखा है यहाँ पे। एक बार देख लीजिए, पढ़ लीजिए, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट आगे हमारा डिफाइनेशन ऑफ जर्नल एंड लेजर के बारे में पढ़ना है। ट्रांजेक्शन आर फर्स्ट एंटर इन दिस बुक टू शो द विच अकाउंट शुड बी डेबिटेड हुआ है एंड विच शुड बी क्रेडिटेड। जर्नल इज आल्सो कॉल्ड द प्राइमरी बुक मानी जाती है इसे, एस इट इज द बुक फॉर द फर्स्ट एंट्री मानी जाती है। ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन इट, हमारी रिकॉर्ड की जाएगी, ठीक है, डेबिट क्रेडिट मोड पे। लेजर आते हैं, अकाउंट्स आर प्रिपेयर ऑन द बेसिक ऑफ एंटिटीज मेड इन द जर्नल, द बुक्स दैट कंटेन द अकाउंट्स इज कॉल्ड लेजर, उसे लेजर बोलते हैं। लेजर इज आल्सो कॉल्ड द सेकेंडरी बुक्स मानी जाती है। प्राइमरी बुक्स हम किसे कहते हैं, जर्नल को, लेजर को क्या कहते हैं, सेकेंडरी बुक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। Ledger is also called secondary books as the entity in the ledger are made subsequent to the journal. Journal से ये entries आपकी किस में पास होती है, आपके ledgers accounts में आती है। फॉर्मेट ऑफ द जर्नल लेजर्स अकाउंट का, पहले आपका डेट आ जाएगा, फिर पार्टिकुलर आता है, फिर एलएफ आता है, फिर डेबिट अमाउंट आता है, फिर क्रेडिट अमाउंट आता है। ये आपकी बुक में दिया हुआ है सारा फॉर्मेट। In the second column, name of account to be debited is written first, close to the line A हो जाएगा, and debit means हो जाएगा उसका, और लाइन नंबर जो 2 होगी उसे क्रेडिट अकाउंट माना जाएगा, क्रेडिट माना जाएगा, ठीक है। उसमें 2 हम प्रेजेंट करते हैं, प्रोसीड टू द वर्ल्ड 2 आ जाता है। फिर नरेशन लिखी जाती है, नीचे एंट्री को एक्सप्लेनेशन करने के लिए आपको क्या चाहिए होती है, नरेशन। नरेशन रिकॉर्डेड फैक्ट लीडिंग टू द एंटिटी एंड फैसिलिटेट क्विक अंडरस्टैंडिंग, ताकि उसे समझ सके हम। ये एग्जांपल लिया हुआ है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए, ये समझाने के लिए लिया हुआ है हमने डेबिट क्रेडिट वाला। जैसे कैश अकाउंट है हमारा और टू कैपिटल अकाउंट की एंट्री कर दी है हमने। एक मोहन ने, उसने बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट किए, तो 5,000 रुपए की, तो आप देखिए 5,000 रुपए हमारे डेबिट में आ गए और 5,000 रुपए हमारे क्रेडिट में आ गए। ऐसे बैंक अकाउंट है हमारा, बीइंग अमाउंट टू बी बैंक में पेड किया हमने, तो 500 रुपए हमारे बैंक का अमाउंट है जो हम पे कर रहे हैं बैंक में, तो 500 रुपए हमारे डेबिट हो जाएंगे, 500 रुपए क्रेडिट हो जाएंगे। देन
बीइंग फर्नीचर परचेज फॉर कैश, तो फर्नीचर अकाउंट हमारा डेबिट में जाएगा और कैश अकाउंट हमारा टू वाली साइड क्रेडिट में आएगा। स्टूडेंट ध्यान रखना, टू वाली साइड में। परचेज अकाउंट ऐसे ही, बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश, परचेज अकाउंट आपका डेबिट साइड पे आ गया और कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट साइड पे आ गया। ठीक है, परचेज अकाउंट फिर आगे है ट्रांजेक्शन नेक्स्ट, बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, उधार पे लिया गया है, तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, तो मिस्टर राम आप नारायण आपका क्रेडिट हो जाएगा। क्रेडिट साइड पे 1000 की एंट्री आ जाएगी। बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, कैश पे गुड्स बेचे हैं तो कैश अकाउंट आपका डेबिट होगा 600 से, और सेल्स अकाउंट हमारा टू वाली साइड में आएगा क्रेडिट वाली में। बीइंग गुड्स सोल्ड टू रमेश ऑन क्रेडिट, रुपीज 300 का हमने गुड्स बेचा है रमेश को, तो रमेश अकाउंट हमारा डेबिट साइड में आ जाएगा स्टूडेंट, और सेल्स हमारी क्रेडिट मानी जाएगी। ऐसे ये बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम रमेश, कैश अकाउंट हमारा डेबिट माना जाएगा, टू रमेश हमारा क्रेडिट माना जाएगा। बीइंग रेंट और सैलरी पेड की गई है, 100 रुपए रेंट पे किया गया है, 200 रुपए सैलरी पे की गई है, तो रेंट अकाउंट आपका डेबिट माना जाएगा और सैलरी अकाउंट भी आपका डेबिट माना जाएगा, तो कैश अकाउंट आपका 300 से शो होगा। ये जनरल एंट्रीज देख लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। स्टूडेंट ये देखिए डिटेल डिस्कशन की गई है यहाँ पे ट्रांजैक्शंस की, जो पीछे जनरल एंट्रीज हमने की थी, एक बार आप पढ़ लीजिए यहाँ पे आप लोगों के लिए। फॉर्म है रिसीव कैश कर रही है 5000 का, तो एसेट्स इंक्रीज हो रही है, यानी कि वो डेबिटेड होगी, और ओनर्स कैपिटल क्या होगी, क्रेडिट हो जाएगी, कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट में आएगी। अगर हम बैंक में मनी डिपॉजिट करा रहे हैं 500, तो बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा, एसेट्स इंक्रीज होगी, डेबिटेड होगी, कैश बैलेंस रिड्यूस होगा, एसेट डिक्रीज होगी, तो वहां पे क्रेडिट मानी जाएगी। ठीक है, सारे एग्जांपल से एक बार देख लो आप लोग। चले आगे, नेक्स्ट स्लाइड पे चले। स्टूडेंट्स चैट बॉक्स में रिप्लाई दीजिए एक्टिवली, एक्टिव होके रिप्लाई दीजिए, चैट बॉक्स पे रिप्लाई आने कम हो गए हैं। लेजर पोस्टिंग, जो जर्नल एंट्री से आ रहा है उसके बाद हमें लेजर पोस्ट करना होता है। लेजर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स की मानी जाती है। इट इज द प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स एंड कंटेन ऑल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग बिजनेस, हमारे बिजनेस की सारी इंफॉर्मेशन रखता है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट इन अब्सेंस ऑफ लेजर, लेजर के बिना हम फाइनल अकाउंट नहीं बना सकते अपने। ठीक है, कंपलसरी होता है लेजर बनाना। Personal account show how much money the firm owns to debtors and how much money creditors own to the firm। ये पर्सनल अकाउंट आता है। रियल अकाउंट शो द वैल्यू ऑफ एसेट्स, वैल्यू ऑफ स्टॉक आपको बताता है, और नॉमिनल अकाउंट रिफ्लेक्ट द सोर्स ऑफ इनकम करता है, अमाउंट स्पेंड ऑन वेरियस आइटम पे करता है। key rule for the posting, now here is the given account, will the name of that account appear? For example, if you are posting a journal entry, its lesser amount account will be credited होगा with the name of the debited amount of the journal entry के साथ। ठीक है, through लेजर posting as learn how to prepare, summarize and classify form of all accounts।
ये एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो। बैलेंसिंग एंड अकाउंटिंग आता है एट द एंड ऑफ ईच मंथ ईयर, हम पार्टिकुलर डे इट मे बी नेसेसरी टू असेंट द बैलेंस इन एन अकाउंट, डिफरेंस बिटवीन द टोटल टू साइड्स इज सेड टू बी बैलेंसिंग फिगर। टोटल बोथ साइड्स में हमारा डेबिट क्रेडिट साइड ऑफ अकाउंट्स आएगा, फाइंड द डिफरेंस निकालेंगे हम। difference between two sides is balancing figure. For example, if total as debit total 1000, credit total 8850, balancing figure is 150। तो राइट हम बैलेंस सीडी करके लिखेंगे, ठीक है। एट द डेबिट साइड इज द ग्रेटर, द बैलेंसिंग फिगर इज कॉल्ड डेबिट बैलेंस, ठीक है। इट रिटर्न ऑन द क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा बाय बैलेंस सीडी करके, कैरी डाउन किया जाएगा। राइट बैलेंस बीडी कब लिखते हैं? बैलेंसिंग इज रिटर्न देन रिटर्न ऑन द डेबिट साइड टू बैलेंस बीडी, ब्रॉट डाउन लिखा जाता है। दिस इज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द न्यू पीरियड माना जाता है हमारा, ठीक है। फिर लास्ट में ट्रायल बैलेंस आ जाता है स्टूडेंट हमारा। स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर टू शो द डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस सेपरेटली फॉर ईच अकाउंट इज नाउन एज, उसे हम क्या कहते हैं? ट्रायल बैलेंस। इट इज प्रिपेयर आफ्टर पोस्टिंग द अकाउंट इन द लेजर एंड बैलेंस ऑफ ईच अकाउंट हैज बीन फाउंड, ठीक है। एरर डिटेक्टेबल बातें रहती है ट्रायल बैलेंस में, हमें क्या क्या रहता है? एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशंस चेक कर सकते हैं, एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज को चेक कर सकते हैं, रिवर्सल चेक कर सकते हैं, एरर ऑफ प्रिंसिपल को चेक कर सकते हैं, एरर ऑफ कमीशन को चेक कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस बनाने के क्या क्या ऑब्जेक्टिव है? एक तो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी रहती है स्टूडेंट, हमें अर्थमेटिकल एरर्स के बारे में पता लगता है और जिससे एक्यूरेसी बनी रहे हमारे अकाउंटिंग स्टेटमेंट में। बेसिक ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉर्मली प्रिपेयर ऑन द बेसिक ऑफ द एग्रीड ट्रायल बैलेंस के बेस पे ही होती है। जब तक आपका ट्रायल बैलेंस नहीं प्रिपेयर होगा, आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। समरी ऑफ लेजर्स हमारे बनते हैं, ट्रायल बैलेंस सर्व एज अ समरी ऑफ व्हाट इज कंटेन इन द लेजर्स में है। एरर लोकेशन, ट्रायल बैलेंस हेल्प इन लोकेटिंग एरर्स इन द बुक कीपिंग वर्क में, एरर में हेल्प करती है हमारे ट्रायल बैलेंस, ठीक है। एक बार पढ़ लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लेना स्टूडेंट्स। एनी डाउट? चैट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए, आगे चलें। कोई डाउट तो नहीं है? किशोर आर ने किया है, वेरी गुड। ट्रायल बैलेंस, मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस, देखिए इसमें नेम ऑफ अकाउंट्स लेफ्ट साइड पे लिखे जाते हैं, फिर डेबिट टोटल आता है, फिर क्रेडिट टोटल आता है, ठीक है। ये टोटल आपके कहाँ से पोस्टिंग किए जाते हैं? आपके लेजर से। कहाँ से उठाए जाते हैं? लेजर से। ये हमारा ट्रायल बैलेंस रेडी हो जाएगा फिर। तो अकाउंटिंग साइकिल में क्या पढ़ा हमने? ट्रांजैक्शन करना, बिजनेस इवेंट्स आर रिकॉर्डेड, जिसे हम जर्नल एंट्रीज बोलते हैं, रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन जर्नल। फिर पोस्ट एंट्री टू द जर्नल लेजर्स में की जाएगी। लास्ट में हमारा क्या बनेगा? ट्रायल बैलेंस बनेगा स्टूडेंट। अब इसके हम की इफेक्ट्स पे आ जाते हैं। हमने ये सारी टर्म्स पढ़ी, एक बार आप पढ़ लीजिए, शॉर्ट समरी है इसकी। अकाउंटिंग इक्वेशंस कवर की हमने, डबल एंट्री सिस्टम कवर किया, जर्नल कवर किया, लेजर कंप्लीट किए, कोई क्लेम्स को देखा, ट्रायल बैलेंस कवर किया, टी फॉर्म हमने कवर किया, उसका फॉर्मेट देखा, लेफ्ट साइड पे आपकी डेट आती है, फिर पार्टिकुलर आता है, फिर अमाउंट्स आते हैं डेबिट और क्रेडिट के, ठीक है। ये सारी चीजें इन्वॉल्व की जाती है आपकी। वेरी गुड। लास्ट में समरी आ गई स्टूडेंट्स। ये समरी भी आपकी बुक से ली गई है, सारी की सारी पीपीटी सारी बुक से बनाई गई है, सारी तैयार की गई है।
ठीक है, 355 हैव डन। कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो आपका तो पूछ सकते हो।